इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 391। क्या खबर है? रणविजय ने जल्दी से पूछा। शीहान के पूर्वी उपनगर में माउंट शिफान पर किंगफेंग संप्रदाय के कुलपति यू वुवेई को आपके माता पिता के बारे में पता है? लेई तियाननान ने धीरे से उत्तर दिया। किंगफेंग संप्रदाय 200 से कम छात्रों वाला एक छोटा संप्रदाय था। यू वुवेई 3 साल पहले ग्रैंड मास्टर मिडिल स्टेज के करीब था, इसलिए आपको उसका सामना करते समय सावधान रहना चाहिए। आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वह आपको सब कुछ बताएगा। रणविजय ने भौहें सिकुड़ी और कहा, मैं समझ गया। धन्यवाद निर्देशक लेई। ओह हाँ, मैंने पहले ही श्री होन को बता दिया है कि 10 दिवसीय नियुक्ति रद्द कर दी गई है। लेकिन एक बड़ी समस्या है। लेई तियानन ने रुककर फिर असहाय होकर कहा, वह किंगटियन वापस आ गया है और बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि वह ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज तक आगे न बढ़े, अन्यथा वह आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा। आप उसे कुछ समय के लिए टालने के लिए शीहान जा सकते हैं और मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दे सकते हैं। मैं आपके पिता की खातिर एक बार फिर आपकी मदद करूंगा। एक बार फिर लेई तियानन रणविजय के पिता की दयालुता का बदला चुका सकता है, और फिर वह रणविजय की मदद करने के लिए इतना उत्साही नहीं होगा। वह किंगटियन, उसकी चिंता मत करो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि निर्देशक लेई मुझ पर एक और एहसान कर सकते हैं, रणविजय ने कहा। क्या बात है? लेई तियानन ने आश्चर्य से पूछा। लेई तियानन को उम्मीद नहीं थी कि रणविजय हेक्टर से नहीं डरेगा। क्या वह मौत से नहीं डरता था? हे किंगटियन हांगकांग के मार्शल आर्ट सर्कल में 17वें स्थान पर था और सभी उसकी प्रशंसा करते थे। अगर वह ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज में सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाता तो वह लेई तियानन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होता। ये चीजें, जिन्हें लेई तियानन ने भी थोड़ा मुश्किल माना और कुछ दिनों में निपटाए जाने की जरूरत थी, रणविजय द्वारा नजरअंदाज कर दी गईं। लेई तियानन को यह मजेदार लगा। नवजात बछड़े बाघों से नहीं डरते। रणविजय के अन्य अनुरोधों को सुनकर लेई तियानन भी दिलचस्पी ले रहा था। उसे नहीं पता था कि रणविजय क्या करना चाहता था। इसके तुरंत बाद रणविजय ने सीधे कहा, मुझे 5 तत्वों की भट्टी चाहिए। क्या मैं इसे कुछ समय के लिए उधार ले सकता हूँ? 5 तत्वों की भट्टी? खजाना 1 मिलियन अंकों के बराबर है। लेई तियानन दंग रह गया। उसने स्वर्गीय अमृत संप्रदाय के बहुत से छात्रों को अस्वीकार कर दिया था जो 5 तत्वों की भट्टी खरीदना चाहते थे और इसे बिकने से रोकने के लिए इसकी कीमत 1 मिलियन पॉइंट तक बढ़ा दी थी। लेकिन लेई तियानन और भी हैरान हो गया जब उसने पूछा, क्या आप कीमिया जानते हैं? हाँ, आप। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में कीमियागरों की कमी के बारे में सोचते हुए लेई तियानन की आंखें चमक उठीं। आप किस स्तर का अमृत बना सकते हैं? हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में 5 कीमियागर थे, लेकिन उनके कौशल ने साबित कर दिया कि उन्हें काम पर रखना संसाधनों की बर्बादी थी। लेई तियानन ने उनसे 3 बार मुलाकात की, उनके कार्यालय में कुल मिलाकर लगभग 7 घंटे बैठे और 100 से ज्यादा बार भट्टी के विस्फोटों की आवाज़ सुनी। लेकिन कीमिया इतनी गहन है कि स्वर्गीय अमृत संप्रदाय को भी उच्च स्तरीय अमृत बनाना मुश्किल लगता है। जब तक ये वह अमृत है जो आप चाहते हैं, मैं इसे बना सकता हूँ, रणविजय ने उत्तर दिया। क्या? लेई तियानन चौंक गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे 5 तत्वों वाली भट्टी उधार दो और जब मैं खाली हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए अमृत की कई भट्टियां बना दूंगा। लेई तियानन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे ये साबित करो। मेरा इंतजार करो। ये शब्द समाप्त करते हुए रणविजय ने सीधे फोन काट दिया। वह 1 मिनट के लिए चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। फाउंडेशन अमृत और 5 तत्वों की भट्टी के साथ सबसे अच्छा फाउंडेशन अमृत प्राप्त करने की 60% संभावना थी और सही फाउंडेशन अमृत प्राप्त करने की 1% से भी कम संभावना थी। हालांकि सभी संसाधन तैयार थे, लेकिन सही फाउंडेशन अमृत भाग्य पर निर्भर था। अगले कुछ दिनों में रणविजय का कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, जिसमें फाउंडेशन अमृत बनाना, फाउंडेशन स्टेज पर आगे बढ़ना और शीहान का दौरा करना शामिल था। उसे इस अवसर का लाभ उठाना था क्योंकि यू वुवेई लंबे समय तक उसके संप्रदाय में नहीं रहेगी। जहां तक अनन्या के व्यवसाय का सवाल है, क्याओ परिवार जानता था कि उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें कुछ दिन लगेंगे, जिससे रणविजय को अपनी योजना पूरी करने के लिए 3 से 4 दिन मिल गए। इन बातों के बारे में सोचने के बाद रणविजय उठा, सोफे से अपना विंडब्रेकर उठाया, उसे पहना और नीचे चला गया। उसने जल्दी से 2 ट्रे में छोटे छोटे स्टीम्ड बंस बनाए और उन्हें स्टीमर पर रख दिया। फिर उसने झाओ फैंग की तरफ देखा और कहा, फैंग, बंस को 15 मिनट तक स्टीम करो और फिर आंच बंद कर दो। ठीक है, झाओ फैंग ने सिर हिलाया। रणविजय बाहर निकला और बोला, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। सब कुछ व्यवस्थित कर लो और लेंग यू को अनन्या की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए कहो। फिर रणविजय रेस्टोरेंट से बाहर निकला, पांडा कार में बैठा और सीधा निकल गया। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद रणविजय सड़क किनारे रुका, अपना सेल फोन निकाला और अनन्या को फोन किया। दूत। यह एक अच्छा संकेत था कि उसने फोन बंद नहीं किया। दूत दूत दूत। लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हुआ। दूसरा कॉल अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ था, तो रणविजय ने जोऊफी का नंबर डायल किया। दूत दूत, नमस्ते। जब जोऊफी के शब्द आए, डिंग, रणविजय का सेल फोन बंद हो गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद रणविजय ने अपना मोबाइल फोन नीचे रखा और सीधे हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय की ओर चल पड़ा।
जब रणविजय पहुंचा तो पहली मंजिल पर रिसेप्शन जोन में घोड़े की पूंछ वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। रक्षक मेहरा, मुझे पता है कि ट्रेजर हाउस कहाँ है। डायरेक्टर लेई वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। रणविजय ने अपना सिर हिलाया और सीधे ट्रेजर हाउस की ओर चला गया। लेई तियाननान उस कमरे में बैठा था जहां खजाना छिपा हुआ था। रणविजय को अंदर आते देख उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं एक अपॉइंटमेंट कैंसिल करके यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम्हें आज मुझे संतोषजनक जवाब देना होगा। अगर तुमने मेरे साथ चाल चली, दरवाजा खोलो। लेई तियानन की बात पूरी होने से पहले ही रणविजय ने उसे टोक दिया। लेई तियानन रणविजय से चकित और खुश था। रणविजय उसके प्रति विस्मय में क्यों नहीं था? क्या वह लड़के के प्रति बहुत दयालु था? ऐसा लग रहा था, लेकिन अगर वह आज खुद को साबित नहीं कर पाया। लेई तियानन ने नाक सिकुड़ी और अपने टोकन से ट्रेजर हाउस का दरवाजा खोला। ट्रेजर हाउस में प्रवेश करने के बाद लेई तियानन ने सर्वोच्च अधिकार के साथ अपने टोकन से दरवाजा बंद कर दिया और आदेश दिया कि कोई भी अन्य व्यक्ति ट्रेजर हाउस में प्रवेश न करे। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह यहाँ है। मुझे अपना कौशल दिखाने के लिए पहले एक प्रथम चरण का अमृत बनाओ, लेई तियानन ने कहा। जरूर, रणविजय ने धीमी आवाज में जवाब दिया और अंदर चला गया। चलते समय दोनों तरफ के काउंटरों को देखता रहा और कभी कभी वह बेतरतीब ढंग से कोई खजाना उठा लेता। इस बार डिब्बे में कोई लाइट अलार्म नहीं था। चूंकि लेई तियानन के पास सर्वोच्च अधिकार था, इसलिए उसके टोकन के साथ यहाँ के सभी खजाने हटा दिए जाने पर भी अलार्म नहीं बजेगा। कुछ खजाने लेने के बाद रणविजय उस कमरे में ले गया जहाँ 5 तत्वों की भट्टी थी और वहां रुक गया। लेई तियानन ने इसे देखकर मुंह फुलाया। वह ऊपर गया और रणविजय के लिए दरवाजा खोला। चैम्बर में प्रवेश करने के बाद रणविजय ने 5 तत्वों की भट्टी के चारों ओर देखा और फिर भट्टी के नीचे चकमक पत्थर रख दिया। आग पर काबू पाओ। अचानक रणविजय ने अपना मुंह खोला। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेई तियानन ने रणविजय को घूर कर देखा। क्या तुम मुझे सहायक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो? कोई बात नहीं, अगर तुम बाद में अमृत नहीं बना पाए तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लेई तियानन ने मन ही मन शिकायत की और साथ ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ दिया और उसे चकमक पत्थर में डाल दिया। पफ पफ पफ, आग चकमक पत्थर से निकली और भट्टी के नीचे जल उठी। आग कम कर दो। लेई तियानन ने कुछ आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली और आग बहुत कम हो गई। ये बहुत कम है। लेई तियानन नाराज हो गया और उसने तुरंत आग बढ़ा दी। इस तरह 5 बार दोहराने के बाद रणविजय ने दूसरी हरकतें की। रणविजय का इरादा लेई तियानन को अपना सहायक बनाने का नहीं था, क्योंकि वह अब मजाक करने के मूड में नहीं था। रणविजय अभी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त करने में असमर्थ था, लेकिन वह आग को नींव से नियंत्रित नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने लेई तियानन से मदद मांगी। आग को नियंत्रित करने के लिए भी कौशल की आवश्यकता होती है और लेई तियानन एक आम आदमी के स्तर का था। अगर वह खुद अमृत बनाता तो उसे अंत में केवल एक बर्तन सूप ही मिल पाता। इसलिए लेई तियानन आग को नियंत्रित करने के प्रभारी थे और रणविजय भट्टी में सामग्री डालते रहे। 1.5 घंटे के बाद अचानक रणविजय ने कहा, आग को अधिकतम पर ले जाओ। जैसे ही लेई तियानन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की गति को तेज किया, चकमक पत्थर फट गया और आखिरी लो 30 सेकंड तक जलती रही। रणविजय ने अवसर का फायदा उठाया और 5 तत्वों की भट्टी को एक थप्पड़ मारा। हुश हुश हुश, भट्टी से 5 सफेद अमृत उड़े। रणविजय ने उन्हें एक हाथ में पकड़ लिया, लेई तियानन के हाथ को खोला और धीमी आवाज में कहा, पहले चरण का अमृत जो आपको चाहिए। लेई तियानन की नज़र अमृत पर टिकी हुई थी और उसने पूछा, ये किस तरह का अमृत है? स्पिरिट रिस्टोरिंग एक्सिलर आपको 10 सेकंड में आध्यात्मिक शक्ति बहाल करने में मदद कर सकता है। आपका स्तर जितना ऊंचा होगा उतनी ही कम आध्यात्मिक शक्ति बहाल होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप गहन चरण में हैं तो आप शायद अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आधा हिस्सा बहाल कर लेंगे। इसलिए ये केवल एक प्रथम चरण का अमृत है, रणविजय ने उत्तर दिया। इतना आसान? आपके प्रथम चरण के अमृत बनाने की सफलता दर क्या है? क्या ये 30% है? लेई तियानन ने जल्दी में पूछा। रणविजय ने सोचा और कहा, 5 तत्वों की भट्टी की मदद से सफलता दर 100% है। उसने लेई तियानन को यह नहीं बताया कि टूटे हुए लोहे के चूल्हे के साथ भी उसकी सफलता दर हमेशा 70% से अधिक होगी। क्या ये सच है? लेई तियानन ने चौंक कर रणविजय जी को देखा। हालांकि रणविजय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? लेई तियानन ने पूछा। जरूर। लेई तियानन ने एक लिया और महसूस किया कि कुछ सेकंड में उसकी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी ठीक हो गई थी। हालांकि यह उसके लिए बेकार था, यह उन गहन चरण के गुरुओं और पृथ्वी चरण के गुरुओं के लिए एक महान खजाना होगा। लेई तियानन थोड़ा उत्साहित था और उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कीमिया के प्रतिभाशाली होंगे। 100% सफलता दर आश्चर्यजनक है। स्वर्गीय अमृत संप्रदाय के प्रतिभाशाली छात्रों की भी यह सफलता दर नहीं है। हाँ, आप किस उच्चतम स्तर का अमृत बना सकते हैं? आपने अब तक का सबसे उच्चतम स्तर क्या देखा है? रणविजय ने पूछा। रणविजय ने पाया कि इस दुनिया में अमृत का स्तर खेती की दुनिया के समान था। शायद यहाँ अमृत विरासत अधिक पूर्ण थी। मैंने जो उच्चतम स्तर देखा है वह 3रा चरण है, जिसे केवल स्वर्गीय अमृत संप्रदाय के कुलपति और बुजुर्गों द्वारा ही बनाया जा सकता है। आमतौर पर यह आश्चर्यजनक होगा यदि कोई दूसरे चरण का अमृत बना सके।
वैसे कुछ साल पहले मैंने चौथे चरण के अमृत के उद्भव के बारे में सुना था। ठीक है, तीसरे चरण का अमृत मेरे लिए मुश्किल नहीं है। लेई त्यानन ने 10 सेकंड तक सोचा और फिर आखिरकार कहा, क्या आप दूसरे चरण का अमृत बना सकते हैं? यदि आप बना सकते हैं तो मैं आपको 5 तत्वों की भट्टी रखने की अनुमति दूंगा जब तक कि कोई इसे वहन न कर सके। दूसरे चरण का अमृत। रणविजय संसाधनों की एक श्रृंखला लाने के लिए मुड़ा। इस बार रणविजय ने अमृत बनाने में अधिक समय बिताया, लगभग 4 घंटे। रात के लगभग 11 बजे लेई त्यानन एक सहायक की तरह अपने कंधे पर 5 तत्वों की भट्टी के साथ बाहर चला गया। इतनी जोर से हंस रहा था कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। उसने संतोष के साथ रणविजय को देखा और समय समय पर अपनी दाहिनी जेब पर नजर डाली, क्योंकि उसमें 3 दूसरे चरण के अमृत थे। पांडा कार की पिछली सीट पर 5 तत्वों का चूल्हा रखने और रणविजय को धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए देखने के बाद लेई त्यानन की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई और उसने खुद से कहा, ऐसा प्रतिभाशाली, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। हे किंगटिन, मुझे आशा है कि तुम सीमा पार नहीं करोगे या मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही तुम अंतिम चरण में आगे बढ़ गए हो। हालांकि लेई त्यानन ग्रैंड मास्टर मध्य चरण में था और अभी तक अंतिम चरण में आगे नहीं बढ़ा था। उसके जैसे सभी मास्टर्स के पास कुछ शक्तिशाली कौशल थे जो उन्होंने कभी दूसरों को नहीं दिखाए थे। रणविजय वापस रेस्तरां में गया। इस समय रेस्तरां का दरवाजा बंद था और पूरा रेस्तरां ठंडा और खाली था। वह सभी संसाधनों को अपने दूसरे बेडरूम में ले जाने के लिए ऊपर गया और फिर बाहर निकलकर माउंट न्यू मून की ओर चला गया। पहाड़ की चोटी पर रणविजय थंडर यांग ट्री की एक मोटी शाखा पर बैठा था। लिटिल हेई पेड़ के पीछे की तरफ बैठा था और दहेई तने के सहारे सो रहा था। वह पूरी रात ऐसे ही बैठा रहा जब तक सूरज नहीं हो गया। युआन किंग ट्री के ऊपर से एक नीली रोशनी फूट पड़ी। नीली रोशनी से चमकता हुआ एक फल बन गया। युआन किंग फल दिखाई दिया। रणविजय ने जल्दी से युआन किंग फल को नीचे उतारा, कपड़े के थैलों में बहुत सारी सामग्री भरी, पूर्वी चट्टान पर गया और समुद्र में कूद गया। डॉट 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 डॉट। कल रात जब अनन्या, मेंगमेंग, जोऊफी, लियांगहाओ और उसकी बहन रेस्तरां में पहुंचे तो मेंगमेंग ने मुंह बनाते हुए पूछा, पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पिता कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए बंस बनाए हैं। झाओ फैंग ने स्टीम्ड बंस की 2 ट्रे पकड़ लीं। मुझे पापा चाहिए। मेंगमेंग रोने लगी। मेंगमेंग को सांत्वना देने में उन्हें बहुत समय लगा। आखिरकार लड़की ने बंस खाना शुरू कर दिया, जबकि अनन्या चुपचाप बैठी रही। धूप के चश्मे से ढके उसके चेहरे पर नुकसान, दुख, उदासी और शिकायत के निशान थे, जो हैरान दिख रही थी। इस तरह 1 घंटे तक बैठने के बाद समूह चला गया। झाओ फैंग 9 बजे तक बैठा रहा और कंपनी में वापस चला गया। आज झाओ फैंग सुबह सुबह यहाँ आया और उसने सोचा कि रणविजय वापस आ गया है जब उसने पांडा कार देखी। हालांकि दरवाजा बंद था। उसने इसे खोला और रेस्तरां में प्रवेश किया। कमरा खाली पाया। मास्टर कहाँ है? झाओ फैंग हैरान था, इसलिए वह डाइनिंग हॉल में एक कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। उसने शाम 4 बजे तक इंतजार किया और रणविजय का कोई संकेत नहीं था, जिससे वह थोड़ा अधीर हो गया। उसने कई कॉल किए। लिली, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है? नहीं, वह भी रेस्टोरेंट में नहीं है। मैंने उसे कल रात से नहीं देखा। क्या तुम बाद में यहाँ आओगी? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जोऊफी, क्या बॉस तुम्हारे साथ है? नहीं। ओह, मैं समझ गया। बॉस गायब है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है क्योंकि उसका फ़ोन बंद है। आहो, माउंट न्यू मून पर जाओ और देखो कि बॉस वहाँ है या नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लगभग आधे घंटे बाद काजल आ गई। जो कुछ हुआ था उसे जानने के बाद उसे बहुत अजीब लगा और उसे नहीं पता था कि उसका भाई क्या करने वाला था। शाम के 7 बजे अनन्या, जोऊफी और मेंगमेंग आ गए। अनन्या ने अभी भी धूप का चश्मा पहना हुआ था। उसकी आंखें हाल ही में लाल और सूजी हुई थी, इसलिए वह धूप के चश्मे के बिना बाहर नहीं जा सकती थी। इस बार वह अभी भी सोफे पर बैठी थी, चुप। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। 1.5 घंटे तक बैठने के बाद वह उठकर चली गई। उस रात झाओ फैंग, काजल और लुओ किंग रेस्तरां में थे। 9 बजे लियांगहाओ और लियांग मेंग की पहुंचे। इससे झाओ फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। रात के 11 बजे तक भाई बहन नहीं गए। तीसरे दिन रणविजय से अभी भी कोई खबर नहीं मिली और सभी को चिंता होने लगी। प्रशिक्षक लियू। झाओ फैंग ने प्रशिक्षक लियू को बुलाया और सीधे कहा, क्या आप जांच कर सकते हैं कि मेरे गुरु से कोई खबर है? उड़ाने वगैरह जांचें। क्या वह हांगकांग से निकल गए हैं? क्या वह कहीं दिखाई दिए हैं? ठीक है, मैं अभी किसी को इसकी जांच करने के लिए बुलाता हूँ। प्रशिक्षक लियू ने सिर हिलाया। खबर का पता लगाने में काफी समय लगा। रणविजय उस रात लौटने के बाद कुछ सामान लेकर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। मेरा भाई कहाँ चला गया? काजल थोड़ी चिंतित थी। उसका मूड खराब था, लेकिन वह चुपचाप इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। शाम को 6 बजे जोऊफी गाड़ी चलाकर आया और उसके पीछे लियांगहाओ भी था। दरअसल उन्हें पहले से ही पता था कि रणविजय रेस्टोरेंट में नहीं है, लेकिन मेंगमेंग ने आने पर जोर दिया और अनन्या ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए वे सीधे रेस्टोरेंट चले गए। इस बार अनन्या 2 घंटे तक चुपचाप सोफे पर बैठी रही। क्या तुम भाग रही हो?
अनन्या को नहीं पता था कि पिछले कुछ दिनों से वह जिस उलझन में थी उसका कारण ये था कि उसका दिमाग रणविजय से भरा हुआ था, लेकिन असली तस्वीरें, वीडियो, आवाज़, फ़ोन कॉल और उसके द्वारा भेजी गई लोकेशन की जानकारी, ये सब एक बड़े हथौड़े की तरह अनन्या के दिमाग में धंस रहा था। ये दर्दनाक था। पहली बार वह इतने जटिल और हताश मूड में थी। वह असमंजस में थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, मानो वह बिना आत्मा के एक खोल बन गई हो। 2 घंटे बैठने के बाद अनन्या उठी और उसकी आवाज़ कांप उठी। चलो चलें। झो फी मिंगमैन को अपनी बाहों में लेकर चली गई। उसके पीछे लियांग हाओ और लियांग मेंकी भी थे। झाओ फैंग और अन्य लोगों ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। जब रणविजय दूर था तो वे सभी अपना मुख्य आधार खो चुके थे। उन्हें क्या करना चाहिए? झाओ फैंग को सिरदर्द महसूस हुआ। वह आहें भरते हुए एक तरफ बैठ गया। शाम के करीब 10 बजे यूनेइंग गार्डन में मिंगमैन को सुलाने के बाद वे सभी दूसरी मंजिल पर लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए। मुझे नहीं पता कि मेरा जीजा कहाँ है। मिंगमैन शाम को बहुत कम खाती है और इन दिनों रोती और शोर मचाती रहती है। क्या वह इसे बर्दाश्त कर पाएगी अगर वह इसी तरह चलती रही? झो फेई ने बहुत परेशान होकर कहा। फिर उसने अनन्या की ओर देखा और पूछा, बहन यान, क्या तुम हमें विस्तार से बता सकती हो? अनन्या ने धूप का चश्मा नहीं पहना था और वह थकी हुई लग रही थी। उसने झो फेई के सवाल का जवाब नहीं दिया। इस तरह से चलते रहना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए खुलकर बात करना बेहतर है। नतीजा चाहे जो भी हो, कोई निष्कर्ष तो निकलना ही चाहिए। लियांग हाओ ने आह भरी। कभी कभी पति पत्नी इस तरह झगड़ते हैं, लेकिन लियांग हाओ को लगा कि यह झगड़ा लंबे समय तक खींचता रहेगा। चाहे जो भी मामला हो, अगर वह चाहता है कि वे सुलह कर लें तो उसे उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने का मौका देना होगा। लेकिन अब रणविजय गायब है। वे इस बारे में कहाँ बात कर सकते हैं? चो फेई ने गुस्से में कहा। मेरे पास बॉस को बाहर निकालने का एक तरीका है। लियांग मेंकी ने एक पल सोचा और अचानक कहा। क्या तरीका है? झो फी ने जल्दी में पूछा। सगाई करने का नाटक करो। लियांग मेंकी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मैंने कुछ दिन पहले एक सोप ओपेरा में ये प्लॉट देखा था, लेकिन इससे मेरे भाई को थोड़ा नुकसान होने वाला है। बहन यान और मेरा भाई कल सगाई करने का नाटक करते हैं और केवल कुछ परिचित दोस्तों को आमंत्रित करते हैं। हम झाओ फैंग को इसके बारे में बताएंगे और बॉस निश्चित रूप से दिखाई देंगे। यह उचित नहीं है। लियांग हाओ हिचकिचाया। क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है? वैसे भी यह नकली है। फिर आप रणविजय को समझा सकते हैं कि आप एक फिल्म बना रहे हैं। लियांग मेंकी ने लियांग हाओ को घूरते हुए कहा, अच्छा, क्या आपको पहले कभी बहन यान पसंद आई है? अब आप इतने डरपोक क्यों हैं? लियांग हाओ को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। ओह, अब जब काजल को यह पता चल गया है तो उसके चरित्र के अनुसार क्या वह भविष्य में भी मुझसे बात करेगी? लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद लियांग हाओ ने आह भरी और कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है। ये तरीका संभव है। जब तक वे सुलह कर लेते हैं, काजल को मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। मैं थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ, अनन्या ने थके हुए स्वर में कहा और सीधे बेडरूम में चली गई। झो फेई ने इसके बारे में सोचा और अंदर चली गई। लगभग 10 मिनट बाद झो फेई बाहर आए और सोफे पर बैठ गई और घोषणा की, हम मेंकी के कहे अनुसार करेंगे। अगर मेरा जीजा कल नहीं आता है तो सिस्टर यान सिंगापुर वापस चली जाएगी। हाँ, अगर तुम नहीं आती हो तो मैं चला जाऊंगा। कल रणविजय द्वारा तय की गई 3 दिन की समय सीमा का आखिरी दिन भी था। झो फेई के साथ विवरण पर चर्चा करने के बाद लियांग हाओ और उसकी बहन कमरे से बाहर चले गए। लिफ्ट में लियांग हाओ ने आह भरी। कार में बैठने के बाद उसने कहा, मैं पहले लिली को इसके बारे में बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे गलत समझे। तुम सच नहीं बता सकते। लियांग मेंकी ने जल्दी से कहा, भाई, तुम अभी भी अपने बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें पूरी स्थिति को ध्यान में रखना होगा। जब तुम योजना का पालन करो तो पीछे मत हटो। मैं उन्हें सूचित कर दूंगा और तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लियांग मेंकी ने सीधे झाओ फैंग का नंबर डायल किया। नमस्ते झाओ फैंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल अनन्या और मेरे भाई की सगाई हो रही है और भोज पीच ब्लॉसम होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर है। वहां जाना याद रखना। फोन काटने से पहले उसने झाओ फैंग के सेल फोन को जमीन पर गिरते हुए साफ सुना। बस कुछ शब्दों से, शायद बॉस आधी रात को वापस आ जाए। लियांग मेंकी ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, ठीक है, मैं एक बुरा आदमी बन जाऊंगा। लियांग हाओ ने आह भरी, फिर अचानक छींक आए, इसलिए उसने फिर से आह भरी और यूनियन गार्डन से निकलने के लिए अपनी कार स्टार्ट की। रेस्तरां में खबर मिलने के बाद झाओ फैंग का दिमाग खाली हो गया। उसने दूसरों को सूचित किया और घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग चिल्लाने लगे, क्या ये कैसे संभव है? भाई रणविजय कहाँ है? उसे ढूंढो। मैं लियांग हाओ पर गुस्सा होने जा रही हूँ। मेरा भाई कहाँ है? चलो जल्दी से कोई रास्ता ढूंढते हैं। काजल ने उत्सुकता से चिल्लाया। इसके बारे में सोचो। प्रशिक्षक लियू। झाओ फैंग ने प्रशिक्षक लियू की ओर देखा। प्रशिक्षक लियू कांप उठे और बोले, मैं अभी किसी को बुलाकर कालीन की तलाशी शुरू करने जा रहा हूँ। रेस्तरां में लोग पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह काजल की आंखें चिंता से लाल हो गई थीं। वैसे भी वे सगाई नहीं कर सकते।
झाओ फैंग, तुम चिंता मत करो लिली, भले ही मास्टर वापस ना आए मैं उन्हें रोक दूंगा। मैंने अभी किसी को भेजा है। जब दोपहर को मास्टर वापस नहीं आएगा तो हम वहां भी जाएंगे, झाओ फैंग ने उत्तर दिया। प्रशिक्षक लियू ने अचानक अपना सिर हिलाया और कहा, अगर बॉस वापस नहीं आता है तो हम बस इंतजार नहीं कर सकते। हमें दूसरे तरीके सोचने होंगे। क्या तरीका है? झाओ फैंग ने अचानक कहा, मुझे याद है। क्या? सभी ने झाओ फैंग की तरफ देखा। वह जल्दी से नोटबुक लेकर काउंटर पर भागा जहां उसे आखिरकार एक बिजनेस कार्ड मिला। ये वही है, ये वही है। श्री शिंग, अन्यू के अध्यक्ष और हैकर दुनिया के सर्वोच्च गुरु। वह निश्चित रूप से विवरण का पता लगा लेंगे और फिर हम एक समाधान पा सकते हैं। आपको फोन करके पूछना चाहिए, काजल ने जल्दी में कहा। ठीक है। झाओ फैंग ने जल्दी से बिजनेस कार्ड पर व्यक्तिगत नंबर डायल किया। नमस्ते श्री शिंग, यह मिंगमैन का मनोरंजनात्मक रेस्तरां है और हम आपसे मदद मांगना चाहते हैं। हाँ, बढ़िया। क्या अब आपके लिए रेस्तरां में आना सुविधाजनक है? सफलता देखकर काजल ने जल्दी से जोऊफी का नंबर डायल किया। फीफेई, मेरा एक काम करो, मेरी भाभी का सेल फोन निकालो और उसे रेस्तरां में ले जाओ। जबकि पूरा रेस्तरां तैयारी में व्यस्त था, कियाओ परिवार के मुख्य निवास के हॉल में कुलपति कियाओ के नेतृत्व में कियाओ परिवार के 13 वरिष्ठ सदस्य थे। कमरे में माहौल इतना तनावपूर्ण था कि वे किसी का इंतजार कर रहे थे। अचानक हॉल का दरवाजा खुला। आरामदेह कपड़ों में कियाओ लुलुओ आलस से अंदर आया। कुलपति, जैसे ही मैं विमान से उतरा आपने मुझे उठा लिया। क्या कोई नया काम है? कियाओ लुलुओ ने पूछा। वह थोड़ी आत्मसंतुष्ट थी। उसने 4 साल तक में वित्त का अध्ययन किया था। अब वह अपनी ताकत दिखाने के लिए वापस आई थी और उसने 2 सफल व्यवसाय बनाए। जाहिर है वह कियाओ परिवार के मूल में प्रवेश करेगी जो उसका सपना था। कियाओ लुलुओ, यहाँ आओ। कुलपति कियाओ ने खड़े होकर बिना भाव के उसे हाथ हिलाया। कियाओ लुलुओ मुस्कुराए। उसे लगा कि माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे चली गई। कुलपति इससे पहले कि वह बोल पाती, कियाओ परिवार के नेता ने कियाओ लुलुओ के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। एक पल के लिए उसके बाएं गाल पर लाल उंगलियों के निशान दिखाई दिए। कियाओ लुलुओ लड़खड़ा गई और कुलपति कियाओ को घूरने लगी। कुलपति कियाओ का एक और तमाचा। तुम अच्छे हो, है न? हो, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी मुसीबत खड़ी की है? जैसे ही पैट्रियार्क कियाओ ने कहा, उसने बिना किसी दया के कियाओ लुलुओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। वहां मौजूद कोई भी वरिष्ठ सदस्य उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तुमने ऐसे अत्याचारी मास्टर मेहरा को भड़काने की हिम्मत की। तुम और क्या नहीं कर सकती? तुम कब से वापस आए हो? अगर तुम और समय तक रुके तो क्या कियाओ परिवार तुम्हारे कारण बर्बाद हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शांत हॉल में पैट्रियार्क कियाओ की डांट के अलावा सिर्फ कियाओ लुलुओ की दर्द भरी चीख थी। पहले तो उसे नहीं पता था कि मास्टर मेहरा कौन है, लेकिन जब उसे पता चला कि वह कौन है, वह पूरी तरह से निराश हो गई। अध्याय 392। अपनी नज़र वापस रणविजय पर डालते हुए। उस दिन बहुत से मार्शल आर्ट संसाधन लेकर वह समुद्र में कूद गया और उस स्थान पर तैर गया जहां जहाज डूब गया था। आखिरकार वह क्यूई शोधन के शुरुआती चरण में था और उसके लिए इतने सारे सामान ले जाना बहुत थका देने वाला था। जब वह मलबे के नीचे पत्थर के घर में पहुंचा तो वह थक गया था। धमाका। उन संसाधनों और 5 तत्वों की भट्टी को एक तरफ रखकर रणविजय अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए खजाना खोजने वाले सूत्रों को सक्रिय किया। यहाँ आध्यात्मिक शक्ति इतनी समृद्ध थी कि उसे अपनी सारी शक्ति बहाल करने में केवल आधा घंटा लगा। मैं अभी भी क्यूई शोधन के शुरुआती चरण में बहुत कमजोर हूँ। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कमरे की ओर देखते हुए उसने कैटेल कुशन उठाया और धीरे से कहा, साधना के रास्ते में कई खतरे हैं। तुम बस गलत रास्ते पर चले गए। इसके बाद रणविजय ने गुफा से कैटेल कुशन को समुद्र में भेज दिया। पत्थर के घर के मालिक का स्तर चाहे जो भी रहा हो, उसने रणविजय की मदद की। पत्थर के घर के बीच में पंचतत्व भट्टी लगाने के बाद रणविजय ने एक नींव निकाली। आत्मा को नियंत्रित करने वाला गठन खोलो। गठन स्थापित होने और सक्रिय होने के बाद रणविजय को लगा कि पत्थर के घर में सभी आध्यात्मिक क्यूई को उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये शुरू होने वाला है। रणविजय ने आह भरी। वह एक ही समय में अनन्या के बारे में चिंता कर रहा था और अपने माता पिता के बारे में सोच रहा था। इसलिए रणविजय अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगा लिया। कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं। शांत हो जाओ और आंतरिक शांति बनाए रखो। विचार सीलिंग विधि। काबूम। उसके शरीर और पत्थर के घर में आध्यात्मिक क्यूई ने रणविजय के दिमाग पर वार किया, जिससे वह तुरंत जाग गया। सभी तरह के विचारों के चले जाने के बाद वह एक ठंडी मशीन बन गया, जिसके सामने सिर्फ भट्टी थी और सिर्फ फाउंडेशन अमृत बनाने का विचार था। इसलिए रणविजय ने अमृत बनाना शुरू कर दिया। पत्थर के घर में 10 प्रसिद्ध चमकदार मोती थे जो नर्म रोशनी की तरह थे। रणविजय 5 तत्वों की भट्टी के सामने बैठ गया और एक चकमक पत्थर को उत्तेजित करने के लिए स्पिरिट कंट्रोलिंग फॉर्मेशन को नियंत्रित करके आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया। आग उसकी इच्छा से चलती थी और समय समय पर वह भट्टी में कई तरह के संसाधन डालता था। पहला युआन किंग फल था।
युआन किंग फल की कठोरता हीरे के बराबर थी, जिससे इसे परिष्कृत करना सबसे कठिन काम था। यहाँ समय की कोई अवधारणा नहीं थी और रणविजय को नहीं पता था कि वह पत्थर के कमरे में कितनी देर से था। जब आखिरी सामग्री डाली गई, आधे घंटे बाद आखिरी चकमक पत्थर फट गया। भट्टी के चारों ओर एक बड़ी आग लग गई और जल्द ही भट्टी के ऊपरी हिस्से में यिन और यांग का प्रतिनिधित्व करने वाले कानों द्वारा अवशोषित कर ली गई और धीरे धीरे नीचे की तरफ 5 खंभों तक इकट्ठा हो गई। पूरी भट्टी 10 मिनट तक जलती रही। काबूम! अचानक भट्टी में एक सुस्त आवाज आई और फिर हुश! भट्टी से एक सफेद अमृत निकला। रणविजय ने उसे पकड़ लिया और लगभग अपना हाथ उखड़वा लिया। सफलता! रणविजय ने अपना हाथ खोला और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। सिर्फ तीसरे चरण का फाउंडेशन अमृत, क्योंकि सामग्री की गुणवत्ता अभी भी थोड़ी कम है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक बार में बिल्डिंग बेस चरण तक आगे बढ़ सकता हूँ। युआन किंग फ्रूट के अलावा अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए रणविजय ने सही फाउंडेशन अमृत बनाने की अपनी मूल योजना को छोड़ दिया। फिर रणविजय ने फाउंडेशन अमृत निगल लिया। उसने आंखें बंद की और खजाना खोजने वाले सूत्रों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। अमृत लेने के बाद अचानक रणविजय के शरीर से बहते पानी की एक धारा सुनाई दी। फाउंडेशन अमृत में निहित ऊर्जा एक झरने की तरह थी, जो रणविजय के शरीर को धो रही थी और अंत में उसकी मेरिडियन में समाहित हो गई। इस तरह रणविजय ने कई बार खजाना खोजने वाले सूत्रों को सक्रिय किया। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति शुरू में अदृश्य से बदलकर तारों की रोशनी में बदल गई थी और धीरे धीरे परमाणु बन रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूम! जब रणविजय की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से परमाणु बन गई तो उसके डेंटियन में एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। डेंटियन खुल गया। परमाणु बन चुकी आध्यात्मिक शक्ति अंदर घुस गई। धीरे धीरे उसका डेंटियन केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थानांतरण स्टेशन बन गया। भले ही रणविजय ने जानबूझकर खजाना खोजने वाले सूत्र न चलाए हों, लेकिन सूत्र धीमी गति से अपने आप चल सकते थे, जिसका मतलब था कि जब रणविजय सो रहे होते थे तब भी वे बहुत धीमी गति से साधना करते थे। इस समय पत्थर के घर में आध्यात्मिक क्यूई पहले की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन फिर भी समृद्ध थी। रणविजय को बिल्डिंग बेस चरण में आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता थी। अचानक पत्थर के घर में सभी आध्यात्मिक क्यूई रणविजय के शरीर पर एकत्रित हो गए और ऊर्जा की एक धारा में बदल गए। मेरिडियन में ऊर्जा की आध्यात्मिक शक्ति के साथ ऊर्जा रणविजय के डेंटियन को प्रभावित करती रही। इस समय रणविजय के डेंटियन को बिल्डिंग बेस साधकों का सबसे आम 3 इंच का डेंटियन कहा जाता था, लेकिन सबसे अच्छे बिल्डिंग बेस साधकों के पास 6 इंच का डेंटियन था। एक आदर्श बिल्डिंग बेस डेंटियन 9 इंच का होना चाहिए। डेंटियन की लंबाई का प्रतिनिधित्व करने के बजाय 9 इंच डेंटियन के आंतरिक स्थान की आध्यात्मिक शक्ति वहन करने की क्षमता को दर्शाता है, साथ ही अमृत के आकार को भी दर्शाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण था। एक आदर्श बिल्डिंग बेस साधक को 8 इंच का अमृत और फिर 7 इंच का युआन यंग मिल सकता था। हालांकि सबसे अच्छा युआन यंग 9 इंच का होना चाहिए, लेकिन 7 इंच का युआन यंग साधक को कुछ अलौकिक शक्तियां दिलाने के लिए पर्याप्त था। इसलिए इस समय रणविजय का कार्य 6 इंच का डेंटियन प्राप्त करना था। आध्यात्मिक शक्ति और विशाल आध्यात्मिक क्यूई लगातार रणविजय के डेंटियन को खंगाल रहे थे। इससे रणविजय को बहुत दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह जानता था कि पीड़ा के बाद यह मीठा होगा। इस तरह जैसे जैसे रणविजय का डेंटियन उन्नत होता गया, उसके शरीर से एक धीमी गर्जना निकली। लेकिन जब 5 इंच के डेंटियन की बात आई तो आध्यात्मिक क्यूई का केवल 30% ही बचा था। रणविजय की पलकें थोड़ी कांप उठीं। उसने नियंत्रण छोड़ दिया और अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति को हिंसक आध्यात्मिक क्यूई को अपने दिमाग में ऊपर तक ले जाने दिया। उसी समय रणविजय ने बड़बड़ाया, बुराई को सील करो, आत्मा को झकझोर दो, कहीं नहीं है लिंक करो, आत्मा की भावना समुद्र खोलो। काबूम! रणविजय के मन में विस्फोट की एक धीमी सी ध्वनि थी। यह एक प्राचीन निषिद्ध विधि थी, 3 विचारों के साथ आत्मा की भावना के समुद्र को खोलना। इसे निषिद्ध विधि के रूप में वर्गीकृत किया गया था क्योंकि 99% साधक इसे नियंत्रित करने में असमर्थ थे और इस प्रकार वे इसके दुष्प्रभावों से बहुत पीड़ित थे, जैसे कि आत्मा की क्षति या यहाँ तक कि आत्मा की कमी। दूसरे शब्दों में, वनस्पति या मनोभ्रंश। रणविजय के पास असंख्य अनुभव थे और वह आध्यात्मिक शक्ति को बहुत सटीकता से नियंत्रित कर सकता था, इसलिए उसने इस विधि का उपयोग करने का साहस किया। आध्यात्मिक क्यूई के उसके मन में प्रवेश करने के बाद रणविजय को अचानक अपने मस्तिष्क में एक खालीपन महसूस हुआ। जब वह होश में आया तो उसने सफलतापूर्वक अपनी आत्मा की भावना के समुद्र को खोल दिया था। हालांकि उसकी आत्मा की भावना के समुद्र में उड़ते हुए हल्के कोहरे के 2 या 3 झोंके ही रणविजय को मिली आत्मा की भावना थी। पफ! जब रणविजय ने सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखों के सामने एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। वह खड़ा हो गया और उसके भीतर पटाखों की एक चटकने की आवाज आई। शरीर 5 इंच के डेंटियन के साथ बिल्डिंग बेस का प्रारंभिक चरण। क्या अफसोस की बात है कि मैं सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग बेस चरण तक आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यहाँ आध्यात्मिक क्यूई उसे बिल्डिंग बेस के मध्य चरण में आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी और अधिकांश साधक ऐसा ही चुनाव करते, लेकिन रणविजय ने बिल्डिंग बेस के सर्वश्रेष्ठ चरण में आगे बढ़ने के लिए दूसरा रास्ता चुना। मेरे हथियारों को परिष्कृत करने का समय आ गया है, रणविजय ने अपने आप से कहा, अपने हाथों को थोड़ा
फड़फड़ाते हुए आध्यात्मिक शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकलने दिया। अचानक मेज पर रखा अग्निबादल पत्थर उड़कर 5 तत्वों की भट्टी में गिर गया। रणविजय की हथेली फिर से हिली और 18 काले कार्ड भट्टी में गिर गए। जैड, अभी भी लगभग 100 जैड के टुकड़े बचे थे। रणविजय ने अपने हाथ को धीरे से हिलाया और उन्हें 3 सेकंड में स्पिरिट ब्रेकिंग फॉर्मेशन में बदल दिया। सभी जैड एक एक करके टूट गए और ऊर्जा में बदल गए। रणविजय की आध्यात्मिक शक्ति के साथ वे ऊर्जा की आग में संघनित हो गए और अग्निबादल पत्थर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लगभग 5 घंटे बाद अग्निबादल पत्थर गैस में परिशोधित किया गया और लगातार कार्डों में एकीकृत किया गया। परिशोधित करें। अचानक रणविजय की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने अपने साइकोकाइनेसिस से कार्ड को परिष्कृत करना शुरू किया, उसकी आत्मा की भावना उसके शरीर से बाहर आ गई। 10 सेकंड बाद ऊर्जा की आग खत्म हो गई। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के बजाय रणविजय ने अपनी आध्यात्मिक भावना मन की चाल से 18 कार्डों को नियंत्रित किया और उन्हें एक एक करके अपने हाथों में गिरने दिया। रणविजय ने अपनी आत्मा की भावना से कार्डों को परिष्कृत किया था और उन्हें अपना हथियार बना लिया था। इसलिए रणविजय की आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में ये कार्ड अब हमले में बहुत मजबूत थे। ये जाने का समय है। रणविजय ने कुछ देर सोचा, फिर 5 तत्वों की भट्टी वाले पत्थर के घर को छोड़ने का फैसला किया। वह कुछ दिनों के लिए चला जाएगा और अगर वह इसे यहाँ छोड़ देता है तो 5 तत्वों की भट्टी खो सकती है। इसे माउंट न्यू मून पर रखना सुरक्षित होगा। इसलिए रणविजय ने मलबे को छोड़ दिया और समुद्र की सतह पर तैर गया। इस समय सूरज अभी अभी निकला था और लगभग 8 बज रहे थे। फिर रणविजय समुद्र में डूब गया और तेज गति से वापस माउंट न्यू मून पर तैर गया। वहां पहुंचने में उसे 3 घंटे से ज्यादा लगे थे, लेकिन वापस आने में सिर्फ उसका आधा समय लगा। वापस पहाड़ पर आकर उसने थंडर यांग ट्री के नीचे 5 तत्वों की भट्टी रख दी। रणविजय ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे चालू किया। डिंग, जब फोन चालू हुआ तो उसमें दिखा कि 10 बज रहे थे। रणविजय ने पत्थर के घर में 2 दिन से ज्यादा समय बिताया था। रणविजय ने सोचा और अनन्या का नंबर डायल किया। इस समय सेल फोन कम बिजली की चेतावनी के साथ बजता रहा। दूत, फोन कनेक्ट तो हो गया, लेकिन जब रणविजय बोलने वाला था, बीप, बैटरी कम होने के कारण फोन अपने आप बंद हो गया। रणविजय ने आह भरी और जंगल से सीधे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर चल पड़ा। वह सीधे चला गया, गाड़ी चलाने से भी तेज, और आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने 11:30 की फ्लाइट के लिए टिकट खरीदा। फिर वह वेटिंग रूम में बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। जैसे ही चेक इन के आखिरी कुछ रिमाइंडर बजने लगे, रणविजय खड़ा हो गया, लेकिन अचानक रुक गया। एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर जानी पहचानी कारों का एक समूह था। एक व्यक्ति पहली कार से बाहर भागा और कुछ कदम लड़खड़ाते हुए चला गया। फिर उसने अपने ऊंची एड़ी के जूते उतारे और तेजी से अंदर भागा। रणविजय दंग रह गया। उसने चेक इन करना छोड़ दिया और वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर चल दिया। जब वह दरवाजे के पास पहुंचने वाला था तो उसने इंटरकॉम पर सुना, शिहान के लिए चेक इन का समय समाप्त हो गया है। वह एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार से बाहर चला गया और उसके सामने का दृश्य देखकर भावुक हो गया। वह महिला उसकी थी। वह उस विमान को देख रही थी जो उड़ान भरने वाला था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जब वह रोने ही वाली थी तो प्रवेश द्वार से एक धीमी आवाज आई, प्रिय, स्विश। जैसे ही उसने पलटकर रणविजय को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और आंसू बहने लगे। फिर वह रणविजय के पास पहुंची। वह रणविजय की बाहों में जाकर रोई। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। इस समय रणविजय को शांति महसूस हुई। ... आज सुबह जब झाओ फैंग ने कॉल की एक श्रृंखला समाप्त की, लगभग 9 बजे श्री शेंग आए। उन्होंने अपनी नोटबुक ली और उसे अनन्या के सेल फोन से कनेक्ट किया। कीबोर्ड पर आधे घंटे की खड़खड़ाहट के बाद श्री शेंग ने उन्हें कुछ रोमांचक समाचार दिया। चलो पीच ब्लॉसम होटल चलते हैं, काजल ने जल्दी से कहा। श्री शेंग, कृपया मुझ पर एक और एहसान करें, झाओ फैंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मैंने उस दिन स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, इसलिए मैं मदद करना चाहूंगा। श्री शेंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। धन्यवाद, धन्यवाद। झाओ फैंग ने उन्हें बार बार धन्यवाद दिया। अंत में वे एक साथ पीच ब्लॉसम होटल गए। जब वे पहुंचे तो सुबह के 10 बजे बज रहे थे। शीर्ष मंजिल के पार्टी हॉल में 20 से अधिक लोग थे, जिनमें होंग किताओ, तांग जियाई, होंग ली, निनी चू हुई और लियांग हाओ के कुछ अन्य दोस्त, रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के 2 बोर्ड सदस्य, बैसाखी पर वू चेंगडोंग और मेकी और कुछ अन्य लोग शामिल थे, जिनके नाम झाओ फैंग को नहीं पता थे। उनके सामने का दृश्य उन्हें उदास कर रहा था। करीब 11 बजे लियांग हाओ और लियांग मेंकी आए। उन्होंने सूट पहना हुआ था, कई लोगों का अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या अभी आएगी, कृपया 1 मिनट रुकें। काजल के पास से गुजरते समय लियांग हाओ मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था। काजल ने उदासीनता से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझसे बात मत करो, स्विश। लियांग हाओ दंग रह गया, जबकि काजल की बातें सुनने वाले सभी लोग हैरान थे, खासकर चू हुई, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, यह अजीब है। क्या लियांग हाओ ने उसे नाराज किया है? उसके बगल में खड़े लियांग मेंकी ने काजल को देखा और फुसफुसाया, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। लियांग हाओ का मुंह थोड़ा कांप उठा। वास्तव में लियांग हाओ काजल की अशिष्टता से खुश था। लियांग हाओ कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने हार मान ली।
पीछे बैठे मिस्टर शेंग ने उसे और काजल को अजीब तरह से देखा। काजल ने लियांग हाओ को घूरा, फिर उससे दूर हो गई। आखिरकार लियांग हाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अंदर चला गया। सबसे अंदर की तरफ एक छोटा सा मंच था। लियांग हाओ मंच पर चढ़ गया और दाईं ओर के दरवाजे की तरफ देखा। तभी अनन्या और जोहफी अंदर आए। अनन्या एक साधारण सफ़ेद पोशाक और धूप के चश्मे में मंच पर चढ़ी। लियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए उसे सिर हिलाया। काजल पागल हो रही थी, लेकिन अगले ही पल लियांग हाओ के शब्दों ने काजल को स्तब्ध कर दिया। नमस्ते, मैं लियांग हाओ हूँ। इस भोज का उद्देश्य है। लियांग हाओ ने काजल की ओर देखा और कहा, अनन्या हांगकांग से सिंगापुर जा रही है और वह जाने से पहले तुम्हारे साथ मिलना चाहती थी। इन शब्दों ने झाओ फैंग और अन्य लोगों को चौंका दिया। यह एक पार्टी थी, सगाई नहीं। उन्हें धोखा दिया गया था, लेकिन इससे उन्हें पूरी राहत भी मिली। काजल की आंखें अब उतनी उग्र नहीं थीं और वह फिर से लियांग हाओ को घूरने लगी। हमें बेवकूफ़ बनाने और परेशान करने का ये बुरा विचार किसने सोचा? अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं उसे ज़रूर सज़ा दूंगा और उसे सदस्यता भोजन नहीं खाने दूंगा। लियांग मिंग की अचानक कांप उठी। अगर वह काजल के विचारों को जानती तो उसे इस योजना के साथ आने पर पछतावा होता। क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि उसने बहुत सारे सोप ओपेरा देखे थे? क्या सज़ा बहुत कठोर थी? वास्तव में कल रात लियांग हाओ के साथ इस पर चर्चा करने के लिए वापस जाने के बाद उसकी योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। लियांग हाओ के कुछ कहने के बाद तांग जियाई ने पूछा, यान तुम क्यों जा रही हो? क्या तुम कुछ और समय के लिए हांगकांग में नहीं रहोगी? चाची तांग, तुम नहीं जा सकती। एक आवाज़ ने उसे बीच में रोका। काजल जल्दी से अंदर आए। किसने कहा कि मेरी भाभी जा रही है? मेरी भाभी नहीं जाएगी। मेरे साथ आओ भाभी। काजल ने अनन्या को हाथ से पकड़कर भीड़ के पीछे ले गई। इस समय सभी ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन उन्हें पता था कि एक निजी बातचीत हो रही थी। क्योंकि वे सभी पीछे खड़े थे, उनमें से कई एक दूसरे से बातें करने लगे, जबकि अन्य दोनों महिलाओं को उत्सुकता से देखते रहे। ये श्री शेंग हैं, एनयू टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष। वे सबसे प्रसिद्ध हैकर भी हैं। श्री शेंग को आपसे कुछ कहना है। अच्छा, बस उन्हें सच बताए। झाओ फैंग ने मिस्टर शेंग की ओर देखा और उन्हें याद दिलाया। मिस्टर शेंग ने हैरानी से झाओ फैंग की ओर देखा, क्योंकि उन्हें हैकर के रूप में पेश किए जाने की आदत नहीं थी। तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता चली? वह मेरे प्रशिक्षक ने मुझे बताया। मैं थोड़ा चिंतित हूँ। कृपया मुझे माफ़ करें मिस्टर शेंग, झाओ फैंग ने माफ़ी मांगते हुए कहा। ओह, मिस्टर शेंग ने सिर हिलाया, अनन्या की ओर देखा, उसका सेल फोन लिया, उसे सौंप दिया और कहा, हेलो मिस अनन्या। अनन्या असमंजस में थी। मिस्टर शेंग को अपना मोबाइल फ़ोन पकड़े देखकर उसने जोहफी की ओर देखा, लेकिन जल्द ही उसे मिस्टर शेंग की पहचान का ख्याल आया और उसका दिल थोड़ा उछल पड़ा, क्योंकि निराशा में एक उम्मीद जगी थी। हेलो मिस्टर शेंग, अनन्या ने हेलो कहा और उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मैंने आपके फ़ोन की जांच की और डिलीट की गई फाइलें रिकवर की। मेरे निरीक्षण के बाद तस्वीरें असली हैं, लेकिन 5 साल से ज़्यादा पहले ली गई 5 तस्वीरें हैं, 1 साल पहले ली गई 4 तस्वीरें हैं और कुछ दिन पहले दरवाजे पर ली गई सिर्फ 2 तस्वीरें हैं। जहां तक वीडियो की बात है, आवाज़ कृत्रिम है और इन तस्वीरों में सिर्फ एक आदमी नहीं है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। खास जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी गई है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और विवरण देख सकते हैं, श्री शेंग ने कहा। सच में धूप के चश्मे से देखा जा सकता था कि अनन्या की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें धोखा देना ज़रूरी है। ठीक है, ये तय हो गया। मैं अपनी छुट्टी पर जा रहा हूँ। सबको अलविदा। इतना कहकर श्री शेंग बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए। इस समय भीड़ ने अपनी नज़रें अनन्या की ओर घुमाई। मुझे क्या करना चाहिए? अनन्या की आवाज़ घुटी हुई और कांप रही थी। उसका दिमाग उलझन में था। लेकिन अगले ही पल अनन्या, अचानक दरवाजे से एक उदास आवाज़ आई। नकाब और धूप का चश्मा पहने एक महिला अंदर आई। वह कौन है? झाओ फैंग ने कुछ सोचा और उसका रवैया अमित्र हो गया। अनन्या को भी एहसास हो गया कि कौन आ रहा है। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। इसके तुरंत बाद महिला पास आए और चुपचाप अनन्या को घूरने लगी। तुम कौन हो? काजल ने पूछा। मैं कियाओ लुलुओ हूँ। कियाओ लुलुओ ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, धीरे से अपना धूप का चश्मा और मुखौटा उतारा और फिर अपना सिर ऊपर उठाया। इस समय उसका चेहरा काला और नीला हो गया था, यहाँ तक कि उसकी बाईं आंख भी सूजी हुई थी। जाहिर है उसे बुरी तरह पीटा गया था। ये जानते हुए कि वह कियाओ लुलुओ थी, अनन्या ने अपनी सांस रोक ली और गंभीर दिखी। तुम जीत गई। अचानक कियाओ लुलुओ ने अपना मुंह खोला, दुखी होकर मुस्कुराए, अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन ये तुम्हारे पति की पहचान है जिसने मुझे हरा दिया। मैंने उसे कम आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बड़ा होकर ऐसा बनेगा जिसे मैं अपना आदर्श मानूंगी और जिससे मेरा कियाओ परिवार डरेगा। तुम उसकी कमजोरी हो। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचने से पहले मैं उससे बदला लेने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाई। तुम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मेरा निर्देश सही था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैंने गलत व्यक्ति को चुना।
तुम्हारे साथ निपटने के लिए मैंने 3 मनोवैज्ञानिकों को ढूंढा है। मैंने तुम्हारी अब तक की सभी फिल्में और टीवी काम देखे हैं। मैंने तुम्हारे बारे में वह सारी जानकारी देखी है जो इंटरनेट पर मिल सकती है। मैंने तुम्हारे मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। तुमने जिस तरीके का इस्तेमाल किया है उसके अनुसार फोटो की जानकारी को 2 पोस्ट प्रोडक्शन मास्टर्स द्वारा संशोधित किया गया है। तुमने दूसरी, चौथी और 11वीं फोटो चुनी होंगी, सिर्फ 3 फोटो है न? नकली, ये सब नकली है। मैं हार गई, मैंने सब कुछ खो दिया। मैं कियाओ वंश का हिस्सा भी नहीं हूँ। मैं कई सालों तक हांगकांग वापस नहीं आ सकती, लेकिन मुझे आकर तुमसे माफ़ी मांगनी है। शायद तुम मनोरंजन जगत के नियम जानते हो, लेकिन तुम मुझे व्यापार युद्ध में नहीं हरा सकते। लेकिन मैं बस हार गई। मैं तैयार नहीं हूँ। कियाओ लुलुओ ने अपना धूप का चश्मा और मुखौटा वापस पहन लिया। अब तुम क्या कहना चाहते हो? जब कियाओ लुलुओ जाने वाली थी तो अनन्या ने बिना किसी भावना के कहा, तुम गलत हो। बुराई का बदला बुराई से ही मिलेगा। तुम्हारी बुरी मंशा, योजनाएं और साजिशें निश्चित रूप से तुम्हारी सफलता का कारण नहीं हैं। अब कृपया चले जाओ। झाओ फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और कियाओ लुलुओ को देखा। कृपया। कियाओ लुलुओ मुड़ी, नीचे देखा और चली गई। उसके जाने के बाद अनन्या का शरीर लड़खड़ाया और उसे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस हुई। झोऊफी ने जल्दी से अनन्या की मदद की और उत्सुकता से पूछा, क्या तुम ठीक हो बहनयान? 2। अनन्या के कंधे कांप रहे थे और उसका गला घुट रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? वह कहाँ है? वह मेरे पास क्यों नहीं आया? वह कहाँ है? मैं क्या कर सकती हूँ? वह बहुत परेशान होगा। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। अनन्या को देखते हुए, जो नियंत्रण से बाहर थी, काजल थोड़ी चिंतित हुई और बोली, चिंता मत करो भाभी, सब ठीक है। मेरे भाई ने सुबह फोन किया था। हाँ। अनन्या ने देखा, काजल की बाँह पकड़ी और पूछा, वह कहाँ है? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ। यह काजल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने चुप झाओ फैंग से मदद मांगी। क्या तुम बात नहीं कर सकती? लकड़ी की तरह मत बनो। यहाँ बहस ने हॉल में मौजूद बहुत से लोगों को इधर उधर देखने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है। लियांग हाओ ने उन्हें एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। लेकिन इस समय एक आदमी अंदर घुस आया। वह प्रशिक्षक लियू था। बॉस से खबर है, खबर है। जब मैं नीचे गया तो मुझे मेरे आदमी का फोन आया। बॉस ने अभी अभी जिहान के लिए एक फ्लाइट बुक की है और यह 11:30 बजे रवाना होगी, प्रशिक्षक लियू ने कहा। काबूम। अनन्या कांपने लगी। उसने मुझे छोड़ दिया। वह हांगकांग छोड़ने जा रहा है। मैंने उसका दिल तोड़ दिया होगा। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अभी 11 बज रहे हैं। बहुत देर नहीं हुई है। झाओ फैंग ने अपनी घड़ी देखी और कहा, चलो चलो, जियान ने कांपती आवाज में कहा। जब लियांग हाओ 5 मीटर दूर चला गया, अपना हाथ उठाया और कुछ कहने ही वाला था, उसने देखा कि लोगों का एक समूह कमरे से बाहर भाग रहा है। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और शर्मिंदगी भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अच्छा, असल में मैं बस चाहता था कि तुम सब मिलो। मैं समझता हूँ, हान किताओ ने मुस्कुराते हुए कहा। तांग जियाए अनुभवी थी और कुछ समझती हुई लग रही थी। यह एक ऐसा जोड़ा था जो संघर्ष में था और पत्नी इतनी नाराज थी कि वह हान कांग छोड़ना चाहती थी। हालांकि सारी नाखुशी भूल जाएगी। बाकी लोग भी मुस्कुराए और बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। उन्होंने यहाँ पार्टी करने का मौका लेने का फैसला किया। अनन्या जल्दी में थी। जब झाओ फैंग गाड़ी चला रहा था, काजल और जोऊफी अनन्या के साथ पीछे बैठे थे। प्रशिक्षक लियू, आहू नीचे, लेंग्यू और अन्य लोग अपनी मर्सिडीज को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले गए। प्रशिक्षक लियू ने कुछ फ़ोन कॉल किए, इसलिए उन्हें रास्ते में बस हरी बत्तियां ही मिलीं। वे 11:15 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचे। इस समय सभी को राहत मिली क्योंकि प्रशिक्षक लियू ने हवाई अड्डे के कर्मचारियों को सूचित किया था कि वे रणविजय को देखते ही उसे रोक दें। हालांकि अनन्या को अब समय का कोई अंदाजा नहीं था। उसका दिल दुख रहा था। उसे रणविजय की चिंता हो रही थी। उसे पता था कि रणविजय दुखी होगा। वह खुद को दोषी मान रही थी। रणविजय के साथ बिताए सभी पल उसके दिमाग में घूम रहे थे। हाथों में हाथ डालकर चौक पर स्केटिंग करना, शॉपिंग करना, क्रूज पर जाना, माउंट न्यू मून पर चढ़ना, सफिंग करना, कार रेसिंग करना और बार में जाना। थोड़े समय में ही उन्होंने कई मीठी यादें बना ली थीं। उसने रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के कोने के बारे में भी सोचा, जहां उसने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया था। उसे बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन उसने उसे कोमलता से सांत्वना दी और उसे दोष नहीं दिया। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अनन्या जल्दी में कार से बाहर निकली। कुछ कदम चलने के बाद वह अपनी ऊंची एड़ी के जूते को नियंत्रित करने में विफल रही और उसके पैर में मोच आ गई। उसके पैरों में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसने परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने अपने जूते उतार दिए। वह नंगे पैर एयरपोर्ट की ओर भागी। मुझे मत छोड़ो, तुम नहीं जा सकते, अनन्या चुपचाप चिल्ला रही थी। जब वह प्रतीक्षा कक्ष के सामने भागी तो उसने जो सुना वह चेक इन अवधि के अंत की चेतावनी थी। वह भूल गई थी कि चेक इन अवधि समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि विमान पहले ही उड़ान भर चुका है। तभी एक विमान ने उड़ान भरी। अनन्या ने ऊपर देखा और हैरान रह गई।
उसका दिमाग खाली हो गया और उसका दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था। इस समय बगल से एक स्नेह भरी कोमल आवाज उसके कानों में पड़ी। प्रिय, वह है। अनन्या ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह धीरे से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं। अनन्या अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह रणविजय के पास गई और खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। वह एक अन्यायी बच्चे की तरह रोने लगी। वह जोर जोर से रो रही थी। तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, मैं गलत थी। अनन्या ने स्पष्ट रूप से कुछ शब्द कहे और फिर वह खुद को खुशी को गले लगाने के रोने में समर्पित कर दिया। इस दृश्य ने आसपास के यात्रियों को चौंका दिया। वे बिना जाने क्यों दोनों को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखते रहे। क्या बात है। यहाँ से गुजरने वाले बहुत से लोग भी थे जिन्होंने सोचा कि यह एक सुंदर आदमी और एक सुंदर महिला की प्रेम समस्या है और वे इंतजार करके देखना चाहते थे। हालांकि पीछे हटो। काले सूट पहने लगभग 20 पुरुषों ने दूर से कार्यक्रम स्थल को घेर लिया। मत देखो, फोटो मत लो। इन लोगों की धमकी के कारण अधिकांश दर्शकों ने अपना सिर घुमाया और खुद को बहुत असभ्य महसूस किया। हाय हाय हाय, जोफी ने 3 बार आह भरते हुए कहा। ये खत्म हो गया है। हाँ, ये खत्म हो गया है। मैं इन दिनों चिंतित हूँ। काजल ने भी आह भरी और फिर पूछा, वैसे सगाई का विचार किसके दिमाग में आया? हो, हम कल रात सोए नहीं। क्या ये तुम थी? यह मैं कैसे हो सकती हूँ? ये लियांग मेंग की थी। क्या उसने बहुत सारे सोप ओपेरा देखे हैं? मैं इतनी नाराज हूं कि मैं उसे भविष्य में खाने नहीं दूंगी। काजल ने कहा, उसने बहुत सारे सोप ओपेरा देखे हैं, लेकिन वह दयालु भी है। वह इन दिनों बहन यान को दिलासा दे रही है। बाद में उसे लगा कि यह योजना उचित नहीं थी, इसलिए उसने आपको बस इतना बताया कि वे सगाई कर रहे थे, जबकि बाकी सभी जानते थे कि यह एक पार्टी थी। जो फेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम्फ, बेवकूफ़ लड़की। काजल ने नाक से कुड़ी, लेकिन यह वास्तव में खतरनाक था। बहन यान वास्तव में सिंगापुर वापस जाने की योजना बना रही थी। जो फेई ने डरते हुए कहा, वह पहले वापस नहीं जा सकती थी, लेकिन अब वह जा सकती है। बस मेरे भाई को अपने साथ ले जाए। मेरे भाई के लिए शादी का प्रस्ताव रखने का समय आ गया है। चूंकि मिंगमैन का जन्म कई साल पहले हुआ था, इसलिए उन्हें शादी करने के लिए जल्दी करनी होगी। काजल ने एक वयस्क की तरह कहा। भाई रणविजय और बहन अनन्या हमेशा के लिए खुश रहेंगे। लुओ किंग ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा। अपने सामने 2 लोगों को प्रशंसा से देखते हुए उसने खुद से कहा, यह तस्वीर एक रोमांटिक फिल्म की तरह है। मैं उनसे इतनी ईर्ष्या करती हूँ कि मैं इस तरह रोना चाहती हूँ। लिली, मुझे भूख लगी है। मैंने कई दिनों से अपने जीजा के हाथ का खाना नहीं खाया है। इन दिनों मेरा वजन 5 किलो कम हो गया है। क्या तुम इस पर यकीन कर सकती हो? जोफी ने कुछ दर्द के साथ कहा। तुम पतली हो या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना है? काजल ने अपनी आंखें घुमाईं। लिली, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे। मैं मजाक कर रही हूँ। ठीक है, उन्होंने सुलह कर ली है और हम जल्द ही स्वादिष्ट भोजन करेंगे। मुझे भी भूख लगी है। वास्तव में मुझे भी भूख लगी है, लुओ किंग ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए था। अब मुझे भी भूख लगी है। झाओ फैंग मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि भूख संक्रामक है। मुझे भी भूख लगी है। प्रशिक्षक लियू ने आह भरी। अध्याय 393। प्रशिक्षक लियू और अन्य लोगों ने आसपास के क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुड़ने से पहले एक पल के लिए इधर उधर देखा। वे एक बड़ी जगह खाली कर सकते थे, लेकिन वे हवाई अड्डे के आदेश को प्रभावित नहीं कर सकते थे। हवाई अड्डे के कई कर्मचारी पहले से ही वहां मौजूद थे, जो मेहमानों को बगल में प्रतीक्षा कक्ष में चलने का निर्देश दे रहे थे। प्रशिक्षक लियू ने पास के एक सुरक्षा अधिकारी से बात की। उसने हवाई क्षेत्र के केंद्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? मुझे नहीं पता, लग जाना चाहिए। शायद इसमें थोड़ा समय लगे। प्रशिक्षक लियू ने अपना हाथ हिलाया। अनन्या ने जोर से रोते हुए रणविजय को कसकर गले लगा लिया। पिछले कुछ दिनों की भावनाएं जो उसके दिल में जमा हो गई थीं, आखिरकार आंसुओं में बदल गई थीं और बह रही थीं। धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए रणविजय ने अपने बाएं हाथ से अनन्या के सिर के पीछे धीरे से सहलाया और अपने दाएं हाथ से उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, रोना बंद करो, अच्छी लड़की बनो। अनन्या थोड़ा शांत हुई और रुंधी हुई आवाज में बोली, मैं बहुत बेवकूफ़ थी। मेरे साथ धोखा हुआ। अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है तो मुझे माफ़ करें। कोई बात नहीं, ये सब अतीत की बात है। रणविजय ने उसे दिलासा देना जारी रखा। मुझे बस तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। कृपया रोना बंद करो। लेकिन मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम मेरी प्यारी पत्नी हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। रणविजय ने प्यार से अनन्या के सिर को छुआ। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वे लोग बहुत चालाक थे। दूसरे भी धोखा खा जाते। रणविजय के दिलासा देने पर अनन्या ने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसने मासूमियत से रणविजय की ओर देखा, अपने लाल होठों को थोड़ा सा फुलाया और बुदबुदाया, तो अब तुम मुझे दोष नहीं देते? रणविजय ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों दोष दूं? तुम बहुत अच्छे हो। अनन्या ने एक बार फिर रणविजय को गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, मेरा मतलब है, कृपया परेशान मत हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे पति।
हे भगवान, रणविजय अपनी पत्नी के प्यार की गर्माहट में डूबा हुआ लग रहा था और उसका दिल और भी कोमल होता जा रहा था। ये पहली बार था जब अनन्या ने उसे अपना पति कहा था। रणविजय पीछे की ओर झुक गया। उसने उसे घूरा और फिर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसकी लाल और सूजी हुई आंखों को धीरे से छुआ और उसके आंसू पोंछे। उसकी आंखें कोमलता से भरी हुई थीं और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर रणविजय ने अपना सिर नीचे किया और उसके लाल होठों को चूमा। रणविजय की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटे हुए अनन्या ने उसके चुंबन का जवाब दिया। अहम प्रशिक्षक लियू, काजल और अन्य लोगों ने अपना सिर घुमाया और सभी मुस्कुरा उठे। वे दिन उनके लिए भी मुश्किल भरे थे। सौभाग्य से अब सब कुछ बेहतर हो रहा था। कुछ सेकंड और किस करने के बाद वे रुक गए। अनन्या ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, रणविजय को घूरते हुए। उसने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा। उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गईं। चलो, रोना बंद करो, सब ठीक है, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा, अनन्या ने जवाब दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। रणविजय को आखिरकार समझ में आया कि जब दूसरे कहते हैं कि महिलाएं पानी से बनी होती हैं तो उनका क्या मतलब होता है। इसके बारे में सोचने के बाद रणविजय ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरी एक और पहचान है? वह क्या है? अनन्या ने अपनी आंखें झपकाईं और सोचने लगी, जिससे उसका रोना बंद हो गया। 5 सेकंड सोचने के बाद अनन्या ने कहा, क्या आप मास्टर मेहरा? 2 दिन पहले तांगजियाई से बात करते हुए अनन्या को पता चला कि मास्टर मेहरा उन लोगों से बहुत नाराज हो गए थे जिन्होंने उनकी प्रेमिका को चोट पहुंचाई और 13 लोगों को मार डाला। इस घटना ने उन्हें शहर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया। हालांकि अनन्या उस समय बहुत परेशान थी और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह जानती थी कि मास्टर नाम एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन वह इसका विशिष्ट अर्थ नहीं समझती थी। नहीं, रणविजय ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो यह क्या है? अनन्या फिर से सोचने लगी। मैं तुम्हें एक संकेत देता हूँ। रणविजय ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। अनन्या हैरान थी। उसने अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। रणविजय को वह बहुत प्यारी लगी। उसके सिर को छूते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें एक और संकेत देता हूँ। ठीक है, मैं और भी सीधा हो जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या ये थोड़ा जाना पहचाना नहीं लगता? इसके बारे में सोचो। अनन्या दंग रह गई, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, क्या तुम भी? हन्यांग। अपने सामने खड़ी प्यारी लड़की को देखते हुए रणविजय मुस्कुराया और कहा, यह एक संयोग होगा, है न? वे गाने मेरे दूसरे जन्मदिन का तोहफा है तुम्हारे लिए। स्विश। उसके सुंदर गालों पर लाली छा गई क्योंकि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह कौन था। फिर उसने खुद को रणविजय की बाहों में फेंक दिया और उछलते हुए कहा, वाह, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। अनन्या बहुत भावुक हो गई। आत्मा आरोप और परेशानी की मिश्रित भावनाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। इसके बजाय उसका दिल बहुत खुशी से भर गया। हाँ, रणविजय जैसे महान व्यक्ति के साथ वह कैसे खुश नहीं हो सकती थी। हा, रणविजय खुशी से हंसा, फिर अनन्या को राजकुमारी की तरह गले लगाया। वे बाहर चले गए। अनन्या ने अपनी बाहें रणविजय की गर्दन के चारों ओर लपेटी हुई थीं और उसका सिर उसकी गर्म छाती पर टिका हुआ था। ये बहुत प्यारा था। ठीक है, ये हो गया। उन्हें ले चलो, प्रशिक्षक लियू चिल्लाया। सभी ने उनके लिए रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ गए। काजल, जोफी और लुओकिंग ने रणविजय को गर्मजोशी से देखा। आखिरकार उन्होंने सुलह कर ली। वे उनके पीछे पीछे चले गए। जब वे नीचे उतरे तो रणविजय सीधे आगे चल रही मर्सिडीज बेंज की ओर बढ़े, जिसमें अनन्या उनकी बाहों में थी। झाओ फैंग दूसरों के साथ पीछे खड़ा था, लेकिन उसने कार चलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उसे नहीं पता था कि बॉस क्या सोच रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि रणविजय ने अनन्या को आगे की यात्री सीट पर बिठा दिया है तो उसने जल्दी से किसी से कार की चाबियां लाने को कहा और उन्हें अपने बॉस को सौंप दिया। रणविजय ने कार की चाबियां लीं और ड्राइवर की सीट पर बैठने से पहले सिर हिलाया। फिर जो फेई कार के पीछे पहुंची। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे टोका गया। तुम क्या कर रही हो? तुम हमेशा से तीसरा पहिया रही हो। काजल ने जो फेई को पकड़ लिया। तीसरा पहिया? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बस अनन्या की ऊंची एड़ी के जूते और हैंडबैग वहां रखना चाहती हूँ। जो फेई ने अपनी आंखें घुमाईं। भले ही वह बेवकूफ़ थी, लेकिन वह ऐसे पल में उनके लिए तीसरा पहिया बनने का सपना नहीं देखेगी। ओह, बस आगे बढ़ो। काजल मुस्कुराए और उसे जाने दिया। 1 सेकंड के लिए सोचने के बाद जो फेई ने सामने वाले यात्री का दरवाज़ा खोला। उसने ऊंची एड़ी के जूते चटाई पर रखे और बैग अनन्या को सौंप दिया। रणविजय को कार में बैठते देख जो फेई मुस्कुराए और बोली, आज रात बहुत देर से वापस आ सकते हो, सिर्फ तुम दोनों की दुनिया का मजा लो। तसक तसक। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और पीछे हट गई। मर्सिडीज बेंज धीरे धीरे एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। हमें कहाँ जाना चाहिए? काजल ने पूछा। चलो खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है, जो फेई ने कहा। पीच ब्लॉसम होटल में भोज है, क्या तुम वहाँ कुछ खाना चाहोगे? नहीं, मैं दूसरी जगहों पर खाना नहीं खाना चाहती। काजल ने बार बार अपना सिर हिलाया।
तो चलो कंपनी में चलते हैं, झाओ फैंग ने कहा। मैं किसी से 2 पूरी भेड़ें भूनने के लिए कहूँगा। चलो जल्दी करो, प्रशिक्षक लियू ने अधीरता से कहा। ठीक है, चलो पहले यूनिंग गार्डन में जाकर मिंगमैन को ले आते हैं। हमें उसके लिए दलिया बनाना चाहिए, साथ ही दूध और उबले अंडे भी। वह बहुत ज्यादा रोस्ट लैम्ब नहीं खा सकती, जो फेई ने कहा। क्या बॉस और उसकी पत्नी मिंगमैन को लेने नहीं जा रहे हैं? प्रशिक्षक लियू ने पूछा। नहीं, हर जोड़े को झगड़ने और सुलह करने के बाद साथ में समय बिताने की जरूरत होती है। तुम सिंगल हो, तुम यह नहीं समझोगी, जो फेई ने अपने होठों को तिरस्कार से सिकुड़ते हुए कहा। ठीक है, तो हम वहां चलेंगे, प्रशिक्षक लियू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि तुम ये सब बहुत अच्छी तरह से समझती हो। क्या तुम भी सिंगल नहीं हो? इसके साथ ही वे सभी अपनी कारों में सवार हो गए और कंपनी में लौटने से पहले मिंगमैन को लेने के लिए साउथ आइलैंड के पूर्वी जिले में जाने के लिए तैयार हो गए। वास्तविकता जो फेई द्वारा बताई गई बातों के समान ही थी। जब मर्सिडीज एयरपोर्ट से निकली तो अनन्या ने पूरे रास्ते रणविजय को देखा था। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं, मानो वह उसे कभी देख ही ना पाए। पश्चिमी जिले के चारों ओर रिंग रोड पर पहुंचने के बाद अनन्या ने संकेतों को देखा और फिर धीरे से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम मिंगमैन को लेने जा रहे हैं। उसने मिंगमैन को कुछ दिनों से नहीं देखा था, इसलिए उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। वह किसी भी चीज से ज्यादा चाहता था कि वह चुपचाप अनन्या और मिंगमैन के साथ रहे। लेकिन अनन्या ने अपने होंठ चाटे और कहा, ओह, क्यों ना हम उसे बाद में ले जाएं? मैं चाहती हूं कि कुछ समय के लिए हम दोनों ही रहें। रणविजय हैरान था। अगर वह उसका मतलब नहीं समझ पाया तो वह मूर्ख होगा। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। उसने कहा, क्या हमें पहले जो फेई को बताना चाहिए? मम्मा, अनन्या ने अपना फोन बैग से निकाला और जो फेई का नंबर डायल किया। जो फेई से एक साधारण बातचीत के बाद उसे पता चला कि वे मिंगमैन को लेने जा रहे हैं, इसलिए उसने फोन रख दिया। फोन को वापस बैग में रखते हुए उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसके सुंदर चेहरे पर एक लाली खिल गई। कार पहले ही होटल की पार्किंग में प्रवेश कर चुकी थी। जब वे पहुंचे तो रणविजय जल्दी से कार से बाहर निकला और सीधे यात्री की तरफ चला गया। उसने दरवाज़ा खोला और अनन्या का हाथ थाम लिया, इससे पहले कि वे दोनों जल्दी से होटल में प्रवेश कर जाएं। उन्होंने जल्दी से हनीमून स्वीट का की कार्ड ले लिया। वे लिफ्ट में भागे, अपनी मंजिल का इंतजार किया और फिर अपने होटल के कमरे में प्रवेश किया। उसकी हरकतें स्वाभाविक और सहज थीं। उस पल अनन्या चुप हो गई, उसकी आंखों में कोमलता भर गई। कमरे के बीच में एक बड़ा गुलाबी दिल के आकार का बिस्तर था। दरवाज़ा खोलकर और हल्के रंग की रोशनी चालू करके रणविजय ने अनन्या को अपनी बाहों में कस लिया और उसके होंठ उसके होंठों से मिल गए। मम्मा, चुंबन करते हुए वे धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़े। रणविजय ने अनन्या को अपने शरीर के नीचे दबाया और उसे घूरने लगा। अनन्या की आंखें प्यार से भरी हुई थीं। उसके हाव भाव और हरकतें दोनों ही उसे बता रही थीं कि वह तैयार है। दोनों में से कोई भी नहीं बोला। 5 सेकंड तक एक दूसरे को देखने के बाद रणविजय ने उसे फिर से चूमा। बस कमरे का माहौल और भी अंतरंग हो गया। जल्द ही एक एक करके रणविजय की विंड ब्रेकर, टी शर्ट और पैंट बिस्तर के बगल में कालीन पर फेंक दी गईं। ... इसके बाद अनन्या की ड्रेस और अंडरवियर। एक एक करके धीरे धीरे वे दोनों नग्न हो गए और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उनके दिलों में आग थी। समय परिपक्व था। अनन्या ने संतुष्ट आवाज निकाली। उनका प्यार केवल प्लेटोनिक नहीं था, वे एक दूसरे को गहराई से और पूरी तरह से लेते थे। जैसे जैसे अनन्या ने और आवाजें निकाली, रणविजय ने भी एक धीमी आवाज निकाली, मानो उसके शरीर की सभी कोशिकाएं और सभी हड्डियां संतुष्ट हो गई हों। तो इस तरह से रोमांटिक कमरे में लड़ाई चुपचाप जारी रही। ये और भी गर्म होता गया। रणविजय ने यह नहीं देखा कि उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे कई झटकों में विभाजित हो रही थी और फिर अनन्या के शरीर द्वारा एकत्र की जा रही थी। वे घूमने लगे। अचानक अनन्या के शरीर में प्रकाश की असंख्य किरणें एक लंबी धारा में बदल गईं और उसके पेट पर एकत्रित हो गईं। धीरे धीरे चांद जैसा एक चमकीला घेरा बनने लगा। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था, क्योंकि वे अपने रोमांस में पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। कमरे में चारों ओर सुखद आवाजें गूंजने लगीं। जब वे चरम पर पहुंच गए तो रणविजय ने एक धीमी आवाज निकाली, काबूम। वे अचानक बेहोश हो गए, मानो वे किसी अंतहीन अंतरिक्ष में गिर गए हों और खो गए हों। तभी रणविजय को लगा कि एक बहुत ही चमकीला चांद पैदा हुआ है। अनंत दुनिया में एक विशाल चांद उग रहा था। ये चमक से फूट रहा था और हर जगह रोशनी फैल रही थी। यह इतना अजीब था कि रणविजय को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। हालांकि उसके शरीर के अंदर चुपचाप कुछ बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई अज्ञात ऊर्जा पतली हवा से प्रकट हुई थी और लगातार रणविजय के पेट को भेद रही थी। काबूम। उसने सुना, उसने महसूस किया, उसके पेट में हल्की दबी हुई आवाज गूंजी। यह आवाज दर्शाती थी पेट में 6 इंच बढ़िया बिल्डिंग बेस। हालांकि वह ऊर्जा अंतहीन लग रही थी। काबूम। पेट में 7 इंच। काबूम। पेट में 8 इंच। काबूम। पेट में 9 इंच। एकदम सही बिल्डिंग बेस, बिल्कुल सही बिल्डिंग बेस। रणविजय हैरान था। वह मुश्किल से समझ पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। चांद धुंधला हो गया, लेकिन फिर भी वह बहुत चमकीला था। मुझे एकदम सही बिल्डिंग बेस कैसे मिला?
मेरे पास सबसे अच्छा बिल्डिंग बेस भी नहीं था। पेट में 9 इंच तक पहुंचने के लिए एकदम सही बिल्डिंग बेस की ज़रूरत थी। मुझे बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत होगी। रणविजय उलझन में था। फूफ! अचानक चांद सूरज की तरह खिल गया जो अंधा कर रहा था। काबूम! एक और दबी हुई आवाज़ सुनाई दी। उसके पेट में 1 और इंच की वृद्धि हुई। पेट में 10 इंच की वृद्धि। रणविजय चकित था। क्या हो रहा है? क्या ये कोई सपना है? नहीं, यह कोई सपना नहीं है। हालांकि 9 अधिकतम है। पेट में 9 इंच की वृद्धि से सही बिल्डिंग बेस बन जाएगा। लेकिन 10 इंच की वृद्धि से क्या होगा? ओह, मैं समझ गया। सही बिल्डिंग बेस सिर्फ एक नाम है। यह एक बाधा की तरह है। साधना का मतलब है एक एक करके बाधाओं को पार करना, है ना? मैं समझ गया। 9 अधिकतम है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो अधिकतम सीमा से भी ज्यादा हैं। जब रणविजय ये समझने ही वाला था, तभी अचानक चांद चमकना बंद हो गया और धीरे धीरे गायब हो गया। फिर रणविजय को होश आ गया। जब वह फिर से देख पाया तो उसने जो देखा वह कमरा था। रोमांस के बाद भी उसके और अनन्या के शरीर पर पसीना था। रणविजय ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की जांच की और फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही जटिल मुस्कान दिखाई दी। उसके पेट से बहने वाली आध्यात्मिक शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आया था जो उसके पिछले जीवन में पूर्ण बिल्डिंग बेस से भी अधिक मजबूत था। बेड़ियां टूटने के बाद प्रकाश की किरणें अनजाने में उसके पेट के चारों ओर चमकने लगीं। अगर वे बड़ी होती तो वे उल्का की तरह दिखतीं। रणविजय को इसका कारण नहीं पता था। हालांकि वह जानता था कि यह बहुत अच्छी खबर थी। पेट में 10 इंच, वह पहले से बहुत अधिक मजबूत था। तभी अनन्या की भौहें कांप उठीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और रणविजय को घूरने लगी। वह थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन धीरे से बोली, तुम कमाल हो। ओह, क्या ये बहुत तेज था? रणविजय ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, ये बहुत बढ़िया था। रणविजय ने समय देखा। ओह, 1.5 घंटा बीत गया है। यह इतना तेज नहीं था। वह थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराया। ये कहा जा सकता है कि उसने इसे कई सालों तक दबाए रखा था। इसके अलावा अनन्या ने जो भावना उसके अंदर जगाई थी, उसने उसे काफी संवेदनशील बना दिया था। बस इतना ही था कि कुछ बहुत ही रहस्यमयी हुआ था, लेकिन वह पहले ही उसका एहसास भूल चुका था। प्रिय, तुम्हारे शरीर में एक रहस्य है। रणविजय बगल की ओर झुका। उसने अनन्या को अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे पेट को नहीं देख पा रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हारे बच्चा पैदा करने की संभावना बहुत कम है। ऐसा लगता है कि इसकी वजह यही है। इसके अलावा मैंने एक बड़ी सफलता का अनुभव किया है जो तुमने मुझे दी है। सच में, मैंने तुम्हें एक बड़ी सफलता हासिल करने में मदद की। वह क्या है? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रेम करने के बाद अनन्या को मार्शल आर्टिस्ट बनने की क्षमता तो नहीं मिली थी, लेकिन वह बेहतर महसूस कर रही थी। उसकी लाल सूजी हुई आंखें ठीक हो गई थीं। उसकी तुलना में रणविजय ने बहुत ज्यादा वजन बढ़ाया था। पेट में 6 इंच से 10 इंच तक उसने कुछ ऐसा हासिल किया था जो परफेक्ट बिल्डिंग बेस से भी बेहतर था। रणविजय को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। आश्चर्य अचानक हुआ। रणविजय अभी भी अनन्या के सवाल पर विचार कर रहा था। क्या किसी ने अनन्या में वह ऊर्जा स्थानांतरित की थी, या वह इतने कीमती शरीर के साथ पैदा हुई थी? कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है। ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी बुरी बात नहीं थी। जहां तक रहस्य की बात है, मैं अपनी ताकत में सुधार होने के बाद इसका पता लगा लूंगा। कुछ देर सोचने के बाद भी वह इसका पता नहीं लगा सका। सवाल सुनने के बाद वह झिझका और फिर बोला, मैंने आपको इसके बारे में तब बताने की योजना बनाई थी जब आप इसे बाद में अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे अभी बता दूंगा। मैं वास्तव में एक पुनर्जन्म लेने वाला साधक हूँ। एक साधक? वह क्या है? क्या यह अमर है? उसने आश्चर्य से कहा। उसकी आंखें खुली हुई थीं। यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अमरता की खोज करता है। साधना करने के कई तरीके हैं। प्रत्येक तरीके की चरम सीमा तक जाने से साधक को आगे बढ़ने और अमर बनने में मदद मिल सकती है। ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें दिखाता हूँ और तुम जान जाओगे। रणविजय ने अपने बाएं हाथ से अनन्या को पकड़ लिया और धीरे से अपना दाहिना हाथ हिलाया। जूम! रणविजय की जेब में रखे 18 कार्ड क्रम से उड़ गए। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखते हुए रणविजय ने अनन्या को अलग अलग पैटर्न पेश किए। साधकों में खुद को दुनिया से अलग करने की क्षमता होती है। वे शक्तिशाली और सक्षम होते हैं। वे हजारों तरीकों से पहाड़ों को तोड़ सकते हैं, शहरों को नष्ट कर सकते हैं, राक्षसों को मार सकते हैं, इत्यादि। जैसे जैसे उनकी क्षमता बढ़ती है, वे और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। वे जमीन के नीचे उड़ भी सकते हैं या चल भी सकते हैं। वे अनंत जीवन जीते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य और चंद्रमा या आकाश और पृथ्वी जीते हैं। साधक ऐसे ही होते हैं। अनन्या उसके शब्दों से दंग रह गई। उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और उसका पूरा विश्व दृष्टिकोण रह गया। 10 मिनट बाद अनन्या होश में आए और बोली, तो मेरा पति अमर है? 3 ओह, अभी नहीं, मुझे अभी बहुत आगे जाना है। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। रणविजय को उसका सवाल बहुत मजेदार लगा। वाह, तुम बहुत शक्तिशाली हो, अनन्या चिल्लाई। फिर थोड़ा खोया हुआ महसूस करते हुए उसने कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं इस जीवन में केवल तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। 10 साल बाद मैं बूढ़ी और बदसूरत हो जाऊंगी। ये कैसे संभव है?
रणविजय ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कार्ड वापस अपनी जेब में रख लिए। फिर उसने अपनी उंगलियां अनन्या के होठों पर रखी और कहा, तुम भविष्य में जरूर आगे बढ़ोगी। तुम हमेशा जवान और खूबसूरत रहोगी। हम साथ में खुशी खुशी रहेंगे और हमेशा एक जोड़ा रहेंगे। हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अनन्या की आवाज़ कांप उठी और उसने पूछा, क्या मैं कर सकती हूँ? बेशक, तुम न केवल ये कर पाओगी, बल्कि तुम इसे अच्छे से करोगी। हालांकि मैं अभी इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे शरीर में एक बड़ा रहस्य छिपा है, जिसने मुझे कई स्तरों को पार करने के लिए प्रेरित किया। हो सकता है कि भविष्य में तुम अपने पति से भी अधिक शक्तिशाली हो जाओ, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि भविष्य में उसकी बातें सच होंगी। सच में? तो चलो हमेशा के लिए साथ रहते हैं, अनन्या ने खुशी से कहा। हाँ ठीक है, पहले मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए। भविष्य में तुम जो भी देखो, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि धोखे के अलावा दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो असली को झूठ के साथ मिला सकती हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, अनन्या ने गंभीरता से कहा। रणविजय उसके चेहरे के भाव से थोड़ा मोहित हो गया। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं। पहले अपनी आंखें बंद करो और खुद को खाली करो। किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। फिर अनन्या ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर लीं। रणविजय ने अपनी हथेली से अनन्या के सुंदर गालों को छुआ। उसकी आंखों में चमकती रोशनी के साथ आत्मा की भावना बाहर पहुंची और अनन्या के मन में घुस गई। धमाका! अनन्या को अचानक सब कुछ बदल गया, जैसे वह समय के माध्यम से यात्रा कर रही हो। उसने खुद को एक मैदान पर पाया, जबकि रणविजय खुशी से घोड़े पर सवार था। मेंग मेंग उसके ठीक सामने खड़ी थी। धमाका! दृश्य फिर से बदल गया। ये तब था जब वह और रणविजय एक साथ सर्फिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर बहते पानी की आवाज़ है और वह अपने हाथों से समुद्र को छू सकती है। ठीक है, अपनी आंखें खोलो। फिर दृश्य गायब हो गया। रणविजय की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। अनन्या ने अपनी आंखें खोलीं और उलझन से रणविजय को देखा और कहा, यह बहुत अजीब लग रहा था। ये बहुत वास्तविक लग रहा था। अनन्या रणविजय की बाहों में बिल्ली के बच्चे की तरह लेटी हुई थी। प्रिय, अगर मैं बाद में अपनी आंखों से देखूंगी तब भी मुझे यकीन नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, उसने धीरे से कहा। हाँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, रणविजय ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कहा था कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे पिछले जन्म में क्या हुआ था। मुझे दिलचस्पी है, अनन्या ने बड़बड़ाते हुए कहा। ठीक है, रणविजय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे कहते हुए अपने अतीत को याद करने लगा। यह एक लंबी कहानी है। मैं गलती से खेती की दुनिया में आ गया था। शांगजिंग में ही मुझे मेहरा परिवार से निकाल दिया गया था। 5 साल तक मेरा जीवन बहुत कठिन रहा और मैं घायल हो गया। आखिरकार मैं माउंट कुनलुन के लिए निकल पड़ा। मैं उलझन में था और मुझे नहीं पता था कि मैं कितने दिन पैदल चला था। मुझे लगा कि मेरे चारों ओर कोहरा है और मैं समय के बारे में भूल गया। आखिरकार मैं एक चट्टान से कूद गया। मुझे शुरू में खेती की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैं बहुत सतर्क था और किसी पर भी विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे जब मैंने और अधिक सीखा और खजाने को सूंघने वाली नाक की जागृति के साथ जब मैं क्लेश का अनुभव कर रहा था तो पवित्र गड़गड़ाहट भी आकर्षित हुई। जब मैं वापस आया तो मैं शांगजिंग में माउंट लैंगजिंग पर था। बस इसी तरह रणविजय ने उसे अपने अनुभव के बारे में संक्षेप में बताने के बावजूद उसे 2 घंटे से अधिक का समय लगा। जब उसने सुना कि रणविजय ने खुदकुशी करने की कोशिश की है तो अनन्या की आंखें लाल हो गईं। जब वह सांस रोक देने वाला हिस्सा आया तो वह चीख पड़ी और उसे लगा कि वह वहीं मौजूद है। उसके बाद अनन्या को सब पता चल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पियानो इतना अच्छा बजा सकता है। पता चला कि उसने सैकड़ों सालों से अभ्यास किया है। ओह, उसने मुझे चुपके से गाने भी सुनाए और बहुत सी चीजें चुपचाप की। अनन्या को अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई। मेरा पति अमर है, तुम मेरे अभिभावक हो। अनन्या ने अपने निचले होंठ को काटा, अपनी आंखों से अपने प्यार का इजहार किया। फुफकार! रणविजय ललचा गया और उसका शरीर कांप उठा। उसे लगा कि अब उसे फिर से अपनी क्षमता दिखाने का समय आ गया है। इसलिए उसके हाथ हिलने लगे और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी इसका पूरा मजा नहीं आया। चलो फिर से करते हैं। मम्मा! उनके शरीर एक बार फिर से एक दूसरे से जुड़ गए और वे अपने गहरे प्यार में पूरी तरह डूब गए। ऐसा लग रहा था कि वे रोमांस जारी रखेंगे, शाम तक घर नहीं लौटेंगे। हालांकि यह पहली बार नहीं था, लेकिन वे आखिरकार प्यार करने के एहसास का पूरा आनंद ले सकते थे। वे बिल्कुल धधकती आग और सूखी लकड़ी की तरह थे। ठीक उसी समय जब रणविजय और अनन्या अपने रोमांटिक समय का आनंद ले रहे थे, दोपहर 1 बजे हांगकांग में मार्शल आर्ट की दुनिया में कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई दी। हे किंगटिन के हांगकांग लौटने के बाद और यह जानने के बाद कि हे युनफेई की हत्या कर दी गई है, वह गुस्से में था और उसने मेहरा नाम के व्यक्ति से 3 दिनों के भीतर स्ट्रेंज पीक द्वीप की यात्रा करने के लिए कहा, अन्यथा उसका पूरा परिवार मारा जाएगा। उसके 1 घंटे बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए तियानन ने भी एक संदेश भेजा कि मेहरा हन्यांग एजेंसी का एक विशेष रक्षक था और हे युनफेई की मौत का उससे कोई संबंध नहीं था, इसलिए वह जिम्मेदार नहीं था।
कई लोगों ने समझा कि उसके सख्त रवैये से वह मास्टर मेहरा की रक्षा करना चाहता था। इसके अलावा मास्टर मेहरा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के रक्षक थे और मार्शल आर्ट की दुनिया में जाने जाते थे। उन्होंने 13 लोगों को मार डाला था, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। ऐसा लग रहा था कि वह वाकई एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। कई लोग आश्चर्य में डूबे बिना नहीं रह सके। हालांकि हेकिंगटियन डरे नहीं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी उनके आदमियों को चोट पहुंचाए उसे मार दिया जाना चाहिए। उन्होंने तथाकथित रक्षक मेहरा से एक दिन के भीतर मिलने के लिए भी कहा। लेई त्यानन ने सख्त रुख के साथ जवाब दिया, ये बिल्कुल असंभव है। उनमें से कोई भी समझौता नहीं करना चाहता था, इसलिए दोपहर 4 बजे लेई त्यानन और हेकिंगटियन अगले दिन स्ट्रेंज पीक द्वीप पर लड़ने के लिए सहमत हुए। चूंकि कोई भी एक कदम पीछे हटना नहीं चाहता था, इसलिए वे बस एक दूसरे से लड़ते थे। यही मार्शल आर्टिस्ट का चीजों को सुझाने का तरीका था। अंत में ये हांगकांग के मार्शल आर्ट जगत के दो दिग्गजों के बीच की लड़ाई बन गई, जिसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। पूरा मार्शल आर्ट जगत हैरान रह गया। अध्याय 394। लेई त्यानन ने इस बार रणविजय की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया। लेई त्यानन के लिए हेकिंगटियन ने उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बनाई। ये संयोग ही था कि जब वह एकांत में ध्यान कर रहा था, उस दौरान उसे एक हत्या की चाल सूझी थी, इसलिए वह लेई त्यानन को इसे आजमाने के लिए कहना चाहता था। हालांकि इन सभी विवादों के केंद्र के रूप में रणविजय उस समय एक शानदार जीवन का आनंद ले रहा था और जंगली चीजें कर रहा था। उसने अपने नीचे अनन्या को देखा, जो कोमल और आकर्षक दोनों थी, और इस भावना को अकेले में संजोना चाहता था। दूसरी ओर पीच ब्लॉसम होटल में ये भोज एक विदाई रात्रिभोज के रूप में अनन्या द्वारा सहमत किया गया था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से एक मजाक में बदल गया। क्योंकि उपस्थित सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे, वे स्वाभाविक रूप से नाराज नहीं थे, बल्कि इसे एक साथ इकट्ठा होने के अवसर के रूप में मानते थे। जब लियांग मिंग की डिनर करने वाली थी, तो उसे झाओ फैन का फोन आया, जिसने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ पूरा भुना हुआ मेमना खाना चाहेगी। खाने की शौकीन होने के नाते, जिसे कई दिनों से रेस्तरां के व्यंजन खाने का मौका नहीं मिला था, वह निश्चित रूप से उसके निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेगी। भाई, कुछ स्वादिष्ट है। पूरा भुना हुआ मेमना। वे इसे मिंग मैंग सिक्योरिटी में पका रहे हैं। क्या हम बाद में खाने के लिए वहां चलें? लियांग मिंग की भागकर लियांग हाओ के पास गई और बोली, ठीक है, इस भोज के खत्म होने के बाद वहां चलते हैं। लियांग हाओ ने सिर हिलाया। हॉल में सबसे पहले वे दो लोग निकले जो रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में हॉन्ग के ताओ के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। फिर तांग जियाए और उसके साथी भी क्रमिक रूप से चले गए। अभिवादन समाप्त करने के बाद लियांग हाओ कोने में गए और चू हुई के सामने बैठ गए। उन दोनों ने अपने गिलास उठाए और उन्हें आपस में टकराया। फिर लियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या बॉस से मिलने गई है और लगता है कि वह यहीं रहेगी। जब वे एक दूसरे से मिल जाएंगे तो तुम बॉस के रेस्तरां में आकर वहां के व्यंजन भी चख सकती हो। वह खाना बनाने में बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं कुछ दिनों में फ्री हो जाऊंगा और उस समय मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अनन्या तुम्हारी दोस्त है? क्या तुम्हें मास्टर मेहरा याद है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था? वह अनन्या का पति है जिसके पास बहुत ताकत है। चूहुई ने हाथ में पकड़े गिलास में शराब पीने से पहले कहा। अचानक पफ, चूहुई के चेहरे पर चाय का एक बड़ा घूंट छलक गया, यहाँ तक कि उसके हाथ में रखा गिलास भी बारिश में फंस गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूहुई ने लियांग हाओ को घूरते हुए अचंभित होकर देखा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे जमीन पर नहीं छिड़क सकते थे? यहाँ तक कि लियांग हाओ के बगल में बैठी लियांग मिंग की भी पूरी तरह चौंक गई। उसने चूहुई को देखा और कई बार लियांग हाओ को देखा, फिर अपने होठों को सिकोड़ लिया। तुमने उसका चेहरा धो दिया। माफ करो, माफ करो। लियांग हाओ ने जल्दी से कुछ टिश्यू लिए और चूहुई को थमा दिए, फिर माफी मांगी। ये खबर मुझे बहुत हैरान कर गई। मुझे अपना चेहरा धोना है। चूहुई थोड़ा शर्मिंदा हुआ, इसलिए वह उठकर बाथरूम में चला गया। लियांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये वही है जो स्वर्ग मंच के मास्टर्स को मार सकता है। उसे अभी भी याद है कि उसने रणविजय के सामने एक शांत चेहरा बनाया था और उसे आराम से न रहने के लिए कहा था। नतीजतन रणविजय अप्रत्याशित रूप से मास्टर मेहरा बन गया। लियांग हाओ को यह सोचकर पूरी तरह शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके तुरंत बाद चूहुई वापस आए और कुछ देर तक उसके साथ बातचीत की। लगभग सभी लोगों के चले जाने के बाद वे भी चले गए। लियांग हाओ अपनी एस्केलेड को न्यू मून बे ले गया। जब वह कंपनी में पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा भुना हुआ मेमना चौक के दाईं ओर एक खुली जगह में पकने के लिए लगभग तैयार था। पूरे भुने हुए मेमने के बाईं ओर की मेजों पर अस्थायी कुर्सियों पर कुल मिलाकर लगभग 40 लोग बैठे थे। जहां तक मिंगमैन की बात है, वह बीच में बैठी थी जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी। छोटी लड़की खुशी से पागल हो गई क्योंकि उसे पता चला कि पापा और माँ रेस्तरां में वापस रहने के लिए बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा उसके आसपास के लोग उसके साथ खेल रहे थे। आप यहाँ हैं? लियांग मिंग को देखते ही झाओफी उससे मिलने के लिए खड़ा हो गया। उसने लियांग मिंग और लियांग हाओ को बुलाया, फिर उन्हें बैठने के लिए कहा। काजल ने लियांग मिंग को गुस्से से घूरा और उसे डांटा। लियांग मिंग, तुम बहुत अद्भुत हो। लियांग मिंग, तुमने वास्तव में वही नकल किया जो धारावाहिकों में दिखाया जाता है।
क्या तुम्हें पता है कि हम कई दिनों तक सो नहीं पाए थे? उसकी बात सुनकर लियांग मेंगकी का चेहरा सिकुड़ गया और उसने दया की भीख मांगी। ओह, जब मैंने देखा कि बहन अनन्या वाकई दुखी है तो मैं चिंतित हो गई, इसलिए मैंने उसे कुछ सलाह दी। ये सही है, हमने फैसला करने से पहले एक दूसरे से इस पर चर्चा की। लियांग हाओ ने समझाया। उसके बोलने से पहले काजल ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें देखकर नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, आंटी लिली तुम्हें देखते ही नाराज हो जाती है। मेंग मेंग ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, आंटी लिली सिर्फ तुमसे थक गई है, दूसरों से नहीं। हाँ, लियांग हाओ ने निराश भाव से देखा। हाँ, काजल जोर से हंस पड़ी। वास्तव में वह लियांग मेंगकी और लियांग हाओ से वास्तव में नाराज नहीं थी, भले ही वह पूरी रात जागती रही हो। लेकिन उसके भाई और भाभी के बीच सुलह हो जाने के बाद उसकी सारी भावनाएं हवा में तैर गईं। क्या तुम हमारी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ नहीं करोगे? काजल ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। अच्छा, तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो? लियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस एक गिलास वाइन पी लो, काजल ने सहजता से कहा। हाँ, मुझे बस प्यास लगी है। लियांग मेंगकी ने हंसते हुए झाओ फैंग द्वारा अभी अभी भरी गई वाइन का गिलास उठाया और उसे पी गई। लियांग हाओ ने न केवल एक गिलास वाइन पी, बल्कि चिल्लाई, आह! तुम्हारी बहन के लिए सिर्फ एक गिलास पीना ही काफ़ी है, क्योंकि वह एक लड़की है। लेकिन तुम एक आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें नीची नज़र से देखती हूँ। काजल ने अपना मुंह मोड़ा और कहा, मुझे 3 गिलास और दो। लियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस शराब में अल्कोहल की मात्रा को देखते हुए उसे पता था कि वह कम से कम 10 बोतलें पी सकता है, इसलिए शराब के ये गिलास उसके लिए मायने नहीं रखते थे। शराब के 3 और गिलास पीने के बाद लियांग हाओ ने पूछा, कैसा चल रहा है? क्या वे सुलह कर चुके हैं? बेशक, वे दोनों रोमांटिक चीजें करने गए हैं। काजल ने दिल खोलकर हंसा। पफ, ये बढ़िया है। लियांग हाओ ने राहत महसूस करते हुए सिर हिलाया। नहीं नहीं, पापा और माँ। खैर, हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे थे कि क्या माँ वापस रहने के लिए आएंगी। मेंग मेंग ने उसे सही किया। ओह, ये सही है। वे इस पर चर्चा करने का इरादा रखते थे। मेंग मेंग आज रात फिर से रेस्तरां में खेल सकती है, जो फी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वे बातचीत कर रहे थे तो पूरा बुना हुआ भेड़ का बच्चा तैयार हो गया था, जिसे शेफ ने बड़े टुकड़ों में काटकर प्रत्येक टेबल पर भेज दिया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उन्होंने हाल के दिनों में इस दोपहर के भोजन का सबसे अधिक आनंद लिया। होटल के रोमांटिक कमरे में वापस आकर इस बार कुछ भी अजीब नहीं हुआ। रणविजय को आश्चर्य नहीं हुआ। अगर अनन्या के साथ सेक्स करते समय वह जादुई ऊर्जा बार बार प्रकट होती है तो मुझे 1 महीने के भीतर अविश्वसनीय ताकत मिल सकती है। बेशक, ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। चूंकि रणविजय मानसिक रूप से अच्छी तरह से तैयार था, इसलिए वह अधिक सहज महसूस कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऊर्जा ने अभी अभी उसकी भावना को कमोबेश प्रभावित किया था। इस बार वे दोनों अपनी आत्माओं के साथ साथ अपने शरीर के उलझाव और उदात्तीकरण में मदहोश थे। काफी समय के बाद एक नर्म आवाज और एक गहरी आवाज एक साथ सुनाई दी। ध्वनि युद्ध समाप्त हो गया था। रणविजय की बाहों में लेटी अनन्या वास्तव में खुश महसूस कर रही थी। कुछ देर तक रणविजय से फुसफुसाने के बाद अनन्या ने फोन लिया और उस पर नजर डाली। 4 बज चुके हैं। अनन्या ने जल्दी से अपनी बड़ी खूबसूरत आंखें झपकाईं और कहा, हमें अब वापस जाना होगा या मेंग मेंग हमारा इंतजार करेगी। अच्छा, चलो अब वापस चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। रणविजय ने हंसते हुए कहा। मुझे सादे कपड़े पहनने चाहिए। अनन्या का सिर रणविजय के करीब गया और उसने उसे धीरे से चूमा, फिर उठकर सीधे ड्रेस की ओर चली गई। वह नंगी ही अपने बालों में कंघी करने लगी। रणविजय ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि अपने हाथों को सिर के नीचे रखकर बिस्तर पर आलसी ढंग से लेटा रहा और मुस्कुराते हुए अनन्या को देखता रहा। शीशे में उसकी मुद्रा देखकर अनन्या ने उसे खुशी से देखा। उसने अपने बालों को ऊपर करके सिर के पीछे लपेटा और फिर संदेह से बोली, पति, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। वे न तो लाल हैं और न ही सूजी हुई। इसका श्रेय तुम्हारे शरीर में मौजूद रहस्यमयी ऊर्जा को जाता है। जब हमने पहली बार सेक्स किया था, इसलिए अब तुम अच्छी सेहत में हो। तुम्हारी बदौलत मेरी छोटी सी रेड राइडिंग हुड, मैंने इस बार एक बड़ी सफलता हासिल की है। ओह, इसे चमत्कार ही माना जा सकता है, रणविजय ने हंसते हुए कहा। हाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लेकर आया हूँ? अनन्या ने हंसते हुए कहा। जैसा कि सभी जानते थे, सबसे ठंडी महिला भी एक मजबूत आदमी द्वारा जीत ली जाती है। हालांकि उसने कभी नहीं सुना था कि एक ठंडी देवी एक आदमी के साथ सेक्स करते समय उदासीन रही हो। इसके अलावा पहली बार सेक्स करने पर महिलाएं सबसे ज्यादा चिपकी हुई हो जाती हैं, जिसके दौरान वे निश्चित रूप से पुरुषों के साथ सबसे स्पष्ट संबंध साझा करती हैं। उस समय अनन्या की प्यारी लड़कियों जैसी भावनाएं पूरी तरह से रणविजय से प्रेरित थीं। उसकी बात सुनकर रणविजय जोर से हंसा और बोला, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी किस्मत लाई है। हाँ, चलो। ये देखकर कि अनन्या ने अपने बाल संवारने का काम पूरा कर लिया है, रणविजय ने अपना हाथ उसकी ओर हिलाया। अचानक अनन्या को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए है। फिर वह धीरे धीरे रणविजय के पास पहुंची और खुद को रणविजय की छाती से सटा लिया। तुम इतनी दबंग हो कि तुम दूसरों को मना करने का मौका ही नहीं देती। अनन्या ने अपना सिर रणविजय के पास रखा और धीरे से सांस छोड़ी।
उसकी सुंदर और कोमल मुद्रा, साथ ही उसके आकर्षक शिष्टाचार और लहजे ने स्पष्ट रूप से उसे लुभाया। रणविजय खुद को पलटने से नहीं रोक सका। हालांकि समय सीमित होने के कारण उन्होंने तीसरी बार सेक्स नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के प्रति स्नेह दिखाया। अच्छा ठीक है, अभी 4:30 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में मिंग मैंग बेचैन हो जाएगी। अनन्या ने थोड़ा सा शर्माते हुए मोहक लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पहले जाने दूंगी। रणविजय मुस्कुराया, फिर उठकर कपड़े पहनने लगा। उसके कपड़े पहनने में आसान थे, इसलिए उसने बहुत जल्दी कपड़े पहन लिए। उसी समय अनन्या ने कहा, मेरे कपड़ों के बटन लगा दो। सबसे बाहरी पंक्ति, मैं यहाँ हूँ। रणविजय ने बटन लगाते हुए कहा, तुम वाकई अच्छी हालत में हो। आमतौर पर अगर कोई महिला तुम्हारी तरह पतली है तो उसकी छाती तुम्हारी छाती से छोटी होती है। हम बेशक, अनन्या ने अहंकार से कहा। जैसे ही अनन्या ने खुद को तैयार किया और जूते पहने, उसकी लंबाई 1.8 मीटर हो गई, इसलिए वह रणविजय से केवल 5 सेंटीमीटर छोटी थी। अनन्या ने अपने स्टाइल को बदला हुआ लग रहा था क्योंकि उसने अपने बाल ऊपर कर लिए थे। वह खुले बालों में एक खूबसूरत देवी की तरह लग रही थी, जबकि अपने बालों को ऊपर करके वह एक कुलीन महिला की तरह लग रही थी। धूप का चश्मा पहने हुए अनन्या रणविजय के साथ बाहर निकली, उसका हाथ थामे हुए। उन्होंने रास्ते में बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। चेकआउट करने के बाद वे मर्सिडीज में सवार हो गए, न्यू मून बे की ओर बढ़ रहे थे। चूंकि अनन्या को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने रास्ते में पैसेंजर सीट पर एक गाना गुनगुनाया। मैंने प्यार को गले लगा लिया जब मैं अपने सपनों से जागी। तुमने लगातार इंतजार किया और कभी नहीं छोड़ा। जहां तक रणविजय की बात है, उसने कार चलाते हुए मधुर गीत सुना, दिल से मुस्कुराया। जब वह गाड़ी चला रहा था तो झाओ फैंग ने उसे बुलाया और पूछा कि क्या उसे पहले से कुछ सामग्री तैयार करने की जरूरत थी। थोड़ी देर सोचने के बाद रणविजय ने उनसे कई तरह की सामग्री मांगी। फोन रखने के करीब आधे घंटे बाद वह अनन्या को वापस रेस्टोरेंट ले गया। उस समय प्रवेश द्वार के सामने 20 से ज्यादा लोग पहले से ही लाइन में खड़े थे। रेस्तरां पहले से ही भरा हुआ था और यहाँ तक कि श्री शेंग, जो ऊंचे पद पर थे, चुपचाप एक तरफ बैठे थे। कुछ दिनों की पीड़ा के बाद वे अंततः फिर से रेस्टोरेंट के व्यंजनों तक पहुंच पाए। जब कतार में खड़े लोगों ने अनन्या और रणविजय को एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वापस आते देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए और कहा, स्वागत है बॉस। स्वागत है बॉस की पत्नी। वाह, आप आखिरकार वापस आ ही गईं, मैडम। हम यहाँ का खाना खाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उन्होंने जो कहा उससे अनन्या मुस्कुरा उठी। रणविजय ने मुस्कुराते हुए अनन्या की कमर पर हाथ रखा। यह माना जाता है कि जब लोग खुशी के मौकों पर शामिल होते हैं तो उनका उत्साह चरम पर होता है, और अब रणविजय भी उसी स्थिति में थे। वे अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्होंने डिनर के लिए और भी व्यंजन बनाए। नूडल सूप को बीफ नूडल में बदल दिया गया और कई आम लोगों ने एक खास डिश का स्वाद चखा। आम लोग सदस्यों के लिए भोजन करने के लिए बहुत उत्साहित थे, इसलिए उन्होंने तस्वीरें लीं और उन्हें वेचेट मोमेंट्स पर शेयर किया। उनकी तस्वीरों ने दूसरे आम लोगों को ईर्ष्या से भर दिया और वे चिल्लाने लगे कि उन्होंने एक बेहतरीन अवसर खो दिया है। मिंग मैंग मौजूद लोगों में सबसे खुश थी। यहाँ तक कि जब वह डिनर कर रही थी तब भी वह रणविजय की बाहों में लेटी रही और बेहद खुश महसूस कर रही थी। डिनर के बाद जो उफी, काजल, लुओ किंग, रणविजय और उनका परिवार दूसरी मंजिल पर थे। उन्होंने कुछ पल के लिए मिंग मैंग के साथ खेला। 9 बजे जब रेस्तरां में शांति हो गई तो वे नीचे आए और कुछ ठंडे पेय पदार्थ लिए पीते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। ओह, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। भैया भाभी, मैं अब लुओ किंग के साथ अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाऊंगी और अच्छी नींद लूंगी, काजल ने जम्हाई लेते हुए कहा। अगर तुम थकी हुई हो तो तुम आराम करने के लिए कंपनी में जा सकती हो। ऊपर के कुछ स्वीट कुछ दिन पहले ही सुलभ थे। झाओ फैंग, जो एक तरफ बैठा था, ने उसे याद दिलाया। ठीक है, काजल ने सिर हिलाया। दरअसल उसने दोपहर में वहां के स्वीट्स चेक किए थे। उसे लगा कि वे काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि वे होटलों में लग्जरी स्वीट्स की तरह सजाए गए थे। ठीक है मास्टर, क्या मैं उनके साथ वहां जा सकती हूँ? झाओ फैंग ने पूछा। रुको, अनन्या ने अचानक बीच में टोका, फिर रणविजय की ओर देखते हुए पूछा, क्या हम आज ज़िहांग नहीं जा रहे हैं? क्या हमें आज रात टिकट बुक नहीं कर लेना चाहिए और कल सुबह वहां नहीं जाना चाहिए? बस आज रात बुक कर लो। रणविजय ने सिर हिलाया और कहा, ज़ियाओ फेंग, कल सुबह लगभग 8 बजे शिहांग के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने में हमारी मदद करो। भाई भाभी, क्या तुम शिहांग जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? काजल ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मेरे माता पिता के बारे में खबर मेरे पास पहुंच गई है, इसलिए मुझे विवरण का पता लगाना होगा। रणविजय ने काजल की ओर देखा और जवाब दिया। क्या? काजल की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बहुत उत्साह से अभिभूत थी। फिर वह जल्दी से रणविजय के पास गई और पूछा, सच में? क्या तुम्हें वाकई खबर मिली? किसी को विवरण पता है, लेकिन मैं उससे मिलने में सक्षम नहीं हो सकता। जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता मुझे ठोस परिस्थितियों का पता नहीं चलेगा, रणविजय ने धीरे से उत्तर दिया। जब रणविजय राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय से बाहर निकला था तब लेई तियानन को खबर मिली थी। उसने बताया था कि यू वेई ने आधे महीने पहले अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए अपने संप्रदाय को छोड़ दिया था।
इसलिए वह शायद इस बार उनसे नहीं मिल सकता था, लेकिन ली तियानन ने फिर भी रणविजय को जाने की सलाह दी क्योंकि वो कभी कभी अपने संप्रदाय से संपर्क करता था। अब उसे खबर मिलने की उम्मीद थी क्योंकि वह जानता था कि वह किससे पूछ सकता है और उसके पास एक लक्ष्य था। अब वह उलझन में नहीं था। रणविजय की बातें सुनने के बाद काजल ने झाओ फैंग की ओर देखा और कहा, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। मैं भी। अगर मैं हांगकांग में अकेली रहूंगी तो मुझे बोरियत महसूस होगी। झो फी ने अपना हाथ उठाया। झाओ फैंग ने एक पल सोचा और फिर कहा, मुझे कुछ व्यवस्था करने और आपकी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को लाने की जरूरत है। उस समय रणविजय की बाहों से एक बचकानी आवाज सुनाई दी। कैसे, मेरा क्या? अगर तुम सब चले गए तो मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। हाँ, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक हम तुम्हें ले चलेंगे। क्या हम सैर सपाटा करने जा रहे हैं? मेंग मेंग ने आंखें मूंदते हुए पूछा। काम खत्म होने के बाद हम तुम्हें सैर सपाटा करने ले जा सकते हैं, अनन्या ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं बाहर जाकर पापा और माँ के साथ खेल सकती हूँ। मेंग मेंग को फिर से बहुत खुशी हुई। अब जब वह आज रेस्तरां में रह सकती थी तो वह पापा द्वारा बताई गई कहानी सुन सकती थी, विभिन्न स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकती थी और मौज मस्ती करने के लिए दूसरी जगहों पर जा सकती थी। वह कितनी खुश थी। भाई, चाची कुछ दिन पहले शिहांग लौट आई थीं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उन्हें शिहांग में कुछ परेशानी वाली चीज़ों से निपटना है और अपना काम खत्म करने के बाद वे चाचा के साथ हमसे मिलने हांगकांग आएंगी। काजल ने कहा, क्या मैं उनसे संपर्क करूं? हाँ, रणविजय ने सिर हिलाया। उसने अपनी मौसी के बारे में भी सोचा। उसकी माँ रोंग जियाली, जो लिन हाई में रोंग कबीले में पैदा हुई थी, उसके 3 भाई और एक बहन थी और उस मौसी के साथ उसका सबसे घनिष्ठ संबंध था। उसकी तुलना में उसकी माँ अपने 3 भाइयों के साथ अच्छी तरह से नहीं रहती थी। उसे पता चला कि उसके दादाजी शुरू में उसके माता पिता की शादी के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन उसकी माँ के आग्रह पर दादाजी ने उनके लिए शादी की मेज़बानी की थी। जब वह लगभग 5 साल का था तो उसके दादाजी की मृत्यु हो गई। दूसरी बार जब वह रोंग कबीले में वापस आया तो उसने महसूस किया कि उसकी माँ का पूरे कबीले के साथ बुरा रिश्ता था, खासकर दादा की मृत्यु के बाद। रणविजय को ऐसी जटिल चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे केवल इतना याद था कि उसकी मौसी रोंग जियाक्सन एक बहुत ही रहस्यमयी महिला थी जिसने मार्शल आर्ट सीखी थी और कई सालों से उसकी माँ की रक्षा कर रही थी। उसने आखिरकार जिहांग में एक आदमी से शादी कर ली थी और रणविजय 6 साल तक उसका पता नहीं लगा पाया था। हालांकि अब वह वापस लौट आई थी, लेकिन रणविजय को नहीं पता था कि वह अपनी माँ के साथ हुई घटना के बारे में कितनी जानकारी रखती है, इसलिए इस बार उससे मिलने जाना जरूरी था। थोड़ी देर सोचने के बाद काजल फ़ोन करने के लिए दूसरी मंजिल पर भागी। जहां फेंक के लिए वह सोच रहा था कि उसे कितने लोगों को साथ ले जाना चाहिए। आखिरकार उसने अपने कुछ आदमियों के साथ वहां जाने का मन बना लिया। उसने जू योंग को हांगकांग में रहने के लिए कहा, प्रशिक्षक लियू के साथ काम करके अंक अर्जित करते हुए, जबकि वह गुरु की मदद करने के लिए आहू, एल्डमिंग और लेंग यू सहित 7 पुरुषों और 2 महिलाओं को ले जाएगा, कुल 10 लोग अगर खुद को भी शामिल कर लें। 4. रणविजय ने कभी भी जनशक्ति व्यवस्था के बारे में चिंता नहीं की और झाओ फैंग ने विशिष्ट स्थितियों के अनुसार निर्णय लिए। इन दिनों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने एक शक्तिशाली जनरल की तरह काम किया। बेशक उनके इतने आत्मविश्वास का कारण ये था कि उनका मुख्य आधार यहाँ था। निर्णय लेने के बाद झाओ फैंग को टिकट बुक करने के लिए फ़ोन करना पड़ा। हालांकि इससे पहले कि वह फ़ोन कॉल कर पाता, टेलीफोन बज उठा। नमस्ते प्रशिक्षक लियू। झाओ फैंग एक तरफ छोटी डाइनिंग टेबल पर चले गए। लाइन कनेक्ट होने के 1 मिनट बाद झाओ फैंग का चेहरा बहुत बदल गया और फ़ोन जमीन पर गिर गया। फिर उसने जल्दी से उसे उठाया और भयभीत स्वर में पूछा, सच में? ठीक है, मुझे मिल गया। मैं अपने गुरु को बताऊंगा। उसने फ़ोन रख दिया और अपनी आंखें बंद करके कुछ सांस ली, फिर सोफे पर चला गया। झाओ फैंग के असामान्य व्यवहार को देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग इधर उधर देखने लगे। झाओ फैंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, मानो वह चौंक गया हो। उसने रणविजय की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मास्टर, अगर हम आज रात चले जाएं तो क्या होगा? क्या हुआ? रणविजय ने पूछा। झाओ फैंग ने अनन्या और बाकी 2 लोगों की ओर झिझकते हुए देखा। बस मुद्दे पर आ जाओ। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ छिपाना चाहते हो? अनन्या ने अपना मुंह बंद करते हुए कहा। ठीक है, तुम इतने हिचकिचा क्यों रहे हो? झो फी ने संदेह में कहा। मास्टर, झाओ फैंग फिर से हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कहा, कुछ गड़बड़ है। हे युनफेई के दत्तक पिता हे किंग टियन वापस आ गए हैं। वो दाओ ग्रैंड मास्टर के रूप में वह अविश्वसनीय ताकत के साथ हांगकांग में मार्शल आर्ट की दुनिया की सूची में 17वें स्थान पर है। उसने दावा किया कि वह मास्टर को मार देगा। अगर मास्टर उसे देखने से इनकार करता है तो वह मास्टर के पूरे परिवार को मार देगा। निर्देशक लेई तियानन ने मास्टर की रक्षा करने पर जोर दिया, इसलिए उन दोनों ने कल सुबह 7 बजे एक दूसरे से लड़ने का वादा किया। अगर हे किंग टियन जीत जाता है तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने जो कहा उसे सुनकर झो फी का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसे मार्शल आर्ट की दुनिया और सूची के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह आदमी बहुत ही परेशान करने वाला दुश्मन लग रहा था। लुओ किंग कुछ असमंजस में था और केवल इतना जानता था कि वे मुसीबत में पड़ गए हैं।
मेंगमैन का तो जिक्र ही नहीं, वह रणविजय की बाहों में अपने खिलौनों से खेल रही थी, बहुत खुश थी। अनन्या भी चौंक गई। उसने रणविजय की ओर देखा और चिंतित स्वर में कहा, क्या हमें आज रात को निकलना होगा? नहीं। रणविजय ने अनन्या का हाथ थामा, फिर मुस्कुराया और कहा, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुमसे क्या कहा था? नहीं। अनन्या सोच में डूबी हुई थी। चूंकि मेरा पति अमर है, इसलिए वह उस आदमी को हरा सकता है। एक पल सोचने के बाद अनन्या ने फिर पूछा, हालांकि वह सूची में 17वें स्थान पर है। क्या वह वाकई बहुत शक्तिशाली है? क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम अभी अभी मार्शल आर्ट की दुनिया में आए हो? मास्टर की पत्नी, यह मार्शल आर्ट की दुनिया में एक क्षेत्रीय सूची है जो मार्शल कलाकारों को उनकी जबरदस्त ताकत के अनुसार रैंक करती है। उन अलौकिक मास्टर्स को छोड़कर वह हांगकांग में मार्शल आर्ट की दुनिया के शक्तिशाली मास्टर्स में 17वें स्थान पर है, झाओ फैंग ने विस्तार से समझाया। चिंता मत करो। रणविजय ने झाओ फैंग की ओर देखा और हंसते हुए कहा, वह किंगटियन मुझे डरा नहीं सकता। मेरे लिए वह अभी भी बहुत छोटा है। ये कहने के बाद उसने अनन्या का पतला हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें कल तुम्हारे पति की असली ताकत दिखाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगी? अनन्या को मार्शल आर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने इस तरह से पूछा। बिल्कुल, रणविजय ने सीधे जवाब दिया, फिर झाओ फैंग की ओर देखा जो पूरी तरह से स्तब्ध था और कहा, चलिए कल सुबह स्ट्रेंज पीक आइलैंड चलते हैं। अध्याय 395। झाओ फैंग इस बात से पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे मार्शल आर्ट की दुनिया की समझ भी होती गई। वह जानता था कि मार्शल आर्टिस्ट के लिए स्पष्ट शक्ति ही शुरुआत थी और जिन लोगों को आंतरिक शक्ति और चरम शक्ति मिली थी वे पहले से ही शक्तिशाली मास्टर थे। उसने पहले से ही आंतरिक शक्ति में महारत हासिल कर ली थी, जिससे वह पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर्स में बहुत अधिक आंतरिक शक्ति होती थी और उनकी चालें अधिक शक्तिशाली होती थीं। कुछ लोगों में कुछ रहस्यमयी क्षमताएं भी होती थीं। कई मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए उनके लिए सफलता प्राप्त करना और प्रोफाउंड स्टेज मास्टर बनना कठिन था। अर्थ स्टेज मास्टर या हेवन स्टेज मास्टर की तो बात ही छोड़िए। हेवन स्टेज मास्टर्स नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में प्रोटेक्टर्स के समान स्तर के थे और मार्शल आर्ट की दुनिया में काफ़ी प्रभावशाली थे। फिर एक सवाल आया, मार्शल आर्ट की दुनिया में वुदाओ ग्रैंड मास्टर होने का क्या मतलब था? उन्होंने प्रशिक्षक लियू से सुना कि वुदाओ ग्रैंड मास्टर्स का सभी सम्मान करते थे जो अपने स्वयं के कबीले स्थापित कर सकते थे और मार्शल आर्ट की दुनिया में पिरामिड के शीर्ष पर थे। हालांकि हे किंगटियन केवल वुदाओ ग्रैंड मास्टर ही नहीं थे। उनके सबसे बड़े शिष्य मास्टर हॉन्ग एक प्रारंभिक चरण के ग्रैंड मास्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के रक्षक भी थे, जिन्होंने फायरिंग पाम में पूरी तरह से महारत हासिल की थी। हे किंगटियन कई साल पहले ग्रैंड मास्टर के मध्य चरण के शिखर पर पहुंच गए थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वे अंतिम चरण में पहुंचे थे या नहीं। अगर उन्होंने कोई सफलता हासिल की होती तो उनकी शक्ति दोगुनी नहीं होती। हांगकांग के निदेशक लेई तियानन के लिए वे एक शक्तिशाली मध्य चरण के ग्रैंड मास्टर थे। वे अंतिम चरण के काफी करीब थे और उनके पास कई साधन थे। उनके बीच लड़ाई निश्चित रूप से भयंकर होगी, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, रणविजय। एक पक्ष उन्हें मारना चाहता था जबकि दूसरा उन्हें बचाना चाहता था। हालांकि उसकी रक्षा करने वाली पार्टी के रूप में वे केवल जीत सकते थे, न तो ड्रॉ और न ही हार की अनुमति होगी। इसलिए झाओ फैंग को भी बहुत दबाव महसूस हुआ, लेकिन चीजों को स्पष्ट करने के बाद उसने पाया कि उसका मालिक इतना शांत था। हमेशा की तरह उसने दूसरों को यह महसूस कराया कि वह बहुत आश्वस्त था। इसके अलावा अनन्या की अभिव्यक्ति उसे बता रही थी कि वह भी डरी हुई नहीं थी, जैसे कि उसे रणविजय पर बहुत भरोसा था और उसे विश्वास था कि वह जीत जाएगा। अगर इसे अनन्या के शब्दों में कहा जाए तो ये होगा, मेरा पति अमर है। अनन्या पहले तो थोड़ी चिंतित थी, लेकिन जब उसने रणविजय की अभिव्यक्ति और शब्दों को देखा तो उसकी चिंताएं दूर हो गईं। चूंकि उसने कहा था कि वह उसे अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए वहां ले जाएगा, इसलिए उसे 100% यकीन होना चाहिए था। अनन्या का मानना था कि यह असंभव था कि रणविजय खुद को खतरे में डालेगा। झाओ फैंग ने उन्हें बहुत देर तक देखा और आखिरकार उड़ानों की व्यवस्था करने चला गया। जब वह ऐसा कर रहा था अनन्या को भी एक फोन आया। लियांग हाओ, मम्मा, मैं अभी अपने पति के साथ हूँ। क्या बात है? ओह, हम जानते हैं। मेरे पति कल सुबह उस आदमी को सबक सिखाने जाएंगे। ये सुनकर और फोन रखने के बाद लियांग हाओ पूरी तरह चौंक गया। भाई, कैसा है? क्या वे आज रात को जाना चाहते हैं? लियांग मिंकी ने जल्दी से पूछा। नहीं, वे नहीं जाएंगे। वे, लियांग हाओ ने एक गहरी सांस ली और कहा, वे कल सुबह वहां जाएंगे। हाँ, लियांग मिंकी की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, इसलिए उनमें से कोई भी रात को ठीक से नहीं सो पाया। वे अगले दिन 5:30 बजे उठे और नाश्ता किए बिना ही एस्केलेड को सुदूर उत्तर पश्चिम में माउंटेन गेट क्षेत्र में ले गए। उस क्षेत्र में क्लियरवाटर बे घाट पर वे स्ट्रेंज पीक द्वीप जाने के लिए एक नाव किराए पर ले सकते थे। स्ट्रेंज पीक आइलैंड धीरे धीरे ढलान पर था, जो मछली पकड़ने के शौकीनों का अक्सर आना जाना वाला स्थान था और मछली पकड़ने के लिए हांगकांग में सबसे बड़ा जमावड़ा स्थल भी था। जब लियांग मिंकी और लियांग हाओ उस स्थान पर पहुंचे तो पार्किंग में पहले से ही कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। वहां बहुत सारी रोल्स रॉयस गस्ट, रोल्स रॉयस फैंटम, बेंटले, कई तरह की सीमित कारें और सभी तरह की सुपर स्पोर्ट्स कारें थीं।
यह ज़्यादातर ऑटो शो से भी ज़्यादा आकर्षक था। जिस एस्केलेड को वे चला रहे थे वह उनमें सबसे खराब लग रही थी। लोग लगातार आते जाते रहते थे। असली गोला बारूद के साथ लगभग 100 सैनिक वहां पहरा दे रहे थे। ये शानदार है। कार से बाहर निकलने के बाद लियांग मेंकी का चेहरा मुड़ गया। आखिरकार ये सूची में शामिल सुपर महान मास्टर्स के बीच की लड़ाई है। बहन, मार्शल आर्ट की दुनिया में शक्तिशाली लोगों के पास बहुत सारे साधन हैं। आप इसे बाद में देखेंगे, लेकिन इस बारे में बात करते हुए लियांग हाओ ने आह भरी और फिर कहा, मुझे उम्मीद है कि अनन्या और उसका पति नहीं आएंगे। वह ग्रैंड मास्टर बहुत शक्तिशाली है। बॉस ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसके बारे में उसे यकीन न हो। लियांग मेंकी ने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। लियांग हाओ उसे घाट पर ले गया। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि मछली पकड़ने के सामान के साथ 6 लोग कुछ ही दूरी पर पूछ रहे थे, वे अंदर क्यों जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं। उन्हें जो मिला वह एक सख्त सजा थी, कोई टिप्पणी नहीं। यह अभी खुला नहीं है, कृपया वापस जाएं। कुछ शब्दों के बाद उन लोगों ने अपना सिर हिलाया और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस पूछा कि यह कब खुलेगा। ये देखने के बाद लियांग हाओ और लियांग मेंकी करीब गए। फिर 2 सैनिक उनके पास आए और बिना कुछ कहे शांति से उन्हें देखा। ओह, हम यहाँ निर्देशक लेई और ग्रैंड मास्टर हे के बीच लड़ाई देखने आए हैं। लियांग हाओ ने सिर हिलाया और कहा, आप किस परिवार से हैं? सैनिकों में से एक ने पूछा। सिंगापुर के लियांग कबीले। अंदर जाओ। दोनों सैनिक सीधे एक तरफ चले गए और फिर लियांग हाओ लियांग मेंकी के साथ घाट पर चले गए। लाइन में 20 से ज्यादा लोग थे और कई लोगों को वहीं रोक दिया गया था। इस जहाज पर चढ़ो, हर एक के लिए 200। एक कर्मचारी उन्हें आदेश देने के लिए उनके पास गया। शुल्क का भुगतान करने और जहाज पर चढ़ने के बाद लियांग मेंकी ने उत्सुकता से लोगों को देखा। उनमें से ज्यादातर लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे और कई लोगों ने कैजुअल स्पोर्ट्सवियर पहना हुआ था। उनमें से कुछ असाधारण दिख रहे थे और कुछ लोग बहुत उत्साहित थे। वे धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। ओह माय, अब तो इसके बारे में सोचकर भी मुझे घबराहट होने लगी है। यह मेरे लिए पहली बार होगा जब मैं ग्रैंड मास्टर्स के बीच लड़ाई देखूंगा। यह मेरे लिए पहली बार नहीं है, लेकिन मैं लेई तियानन को पहली बार लड़ते हुए देखूंगा। वह मेरे आदर्श हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे। बेशक, लेई तियानन हमारी सूची में 11वें सबसे मजबूत हैं, जबकि हे किंगटियन 17वें स्थान पर हैं। वे उनसे 6 स्थान पीछे हैं। एक मोटा 17 वर्षीय लड़के ने यह कहते हुए अपना सिर हिलाया। कम बोलो और ज्यादा सुनो। मोटे लड़के के बगल में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी और उसे डांटा। फिर उसने कहा, ग्रैंड मास्टर्स के बीच लड़ाई भयानक है। ग्रैंड मास्टर हे ने कुछ समय पहले निजी तौर पर खेती की थी। अगर उन्होंने कोई सफलता हासिल की तो वे अभी भी सूची में 17वें स्थान पर नहीं होंगे। ये सिर्फ एक सूची है जो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की शक्ति को दिखाती है। चूंकि कोई भी सफलता हासिल कर सकता है, इसलिए ये स्थिर नहीं रहेगी। अगर निर्देशक लेई हार जाते हैं तो हे किंगटियन 11वें स्थान पर होंगे। दादाजी, उन्होंने लड़ाई करने का फैसला क्यों किया? मोटे लड़के ने उत्सुकता से पूछा। जब उसने ये कहा तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग आकर्षित हो गए और कान लगाकर सुनने लगे। वे सभी जानते थे कि यह मास्टर रणविजय और रक्षक रणविजय की वजह से था, लेकिन 80% से ज्यादा लोगों को इसका खास कारण नहीं पता था। बूढ़ा आदमी दंग रह गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, शक्तिशाली मास्टर्स के बीच ये लड़ाई सिर्फ एक क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर रक्षक रणविजय की वजह से है। उसने हे यूनिफेई को मार दिया, जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई। सिर्फ क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर। वह बहुत घमंडी है। बहुत से लोग उस तरफ देखते हुए उस सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को ध्यान से देख रहे थे। अचानक आलीशान कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर वह आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर और झुककर सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन करते हुए सलाम किया। ये ग्रैंड मास्टर फेंग निकला। माफ करें कि मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्ते सर, मैं ली परिवार से ली हेलन हूँ। तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। अच्छा, तुम्हारे साथ ली परिवार अगले 10 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। बूढ़े व्यक्ति ने अधेड़ व्यक्ति की ओर देखा और फिर थोड़ा सिर हिलाया। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। अधेड़ व्यक्ति यह सुनकर बहुत उत्साहित हुआ, और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति हांगकांग में एक वरिष्ठ आध्यात्मिक ग्रैंड मास्टर फैंग रुशान था जो चीजों की भविष्यवाणी कर सकता था। अधेड़ व्यक्ति की बातें सुनकर उसके आसपास के सभी लोग चौंक गए और वे धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। क्या वह ग्रैंड मास्टर फैंग है? हे भगवान, वह ग्रैंड मास्टर फैंग है जो सूची में 16वें स्थान पर है। वह एक महान व्यक्ति है। उसके पास इमारतों के लिए सबसे शुभ स्थान खोजने की क्षमता है। वह बता सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ 5 साल पहले क्या हुआ था और वह बता सकता है कि 10 साल बाद उसे क्या अनुभव होगा। ये गहन और रहस्यमय है। मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज मैं उससे मिला। लियांग हाओ और लियांग मेंकी ने उसे बहुत देर तक देखा और अभी भी नहीं समझ पाए कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। अपने आसपास के लोगों की सांसों की आवाज़ और चर्चा सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़े आदमी की पृष्ठभूमि ऐसी ही थी। मैं एक आध्यात्मिक ग्रैंड मास्टर के साथ एक ही नाव पर बैठा हूँ। लियांग हाओ का मुंह थोड़ा कांप उठा।
ग्रैंड मास्टर्स और क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर्स, जिनसे वह आम समय में शायद ही कभी मिलता था, साथ ही कुछ मार्शल आर्टिस्ट, सभी उस दिन बाजार में गोभी की तरह उसके सामने आ गए। वास्तव में महान मास्टर्स थे, लेकिन उन्हें देखना आसान नहीं था। दूसरे तरीके से कहें तो उसकी हैसियत अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची थी। वहां जाते समय लियांग हाओ कुछ चिंतित था, लेकिन फिलहाल वह इतना भी संकोची महसूस नहीं कर रहा था। वह भी अभी बेतरतीब ढंग से एक नाव पर चढ़ा था और पाया कि वहां बहुत सारे महान मास्टर्स थे जो उसे धूल उड़ाने जितना आसान तरीके से मार सकते थे। मुझे चुप रहना चाहिए। लियांग हाओ और लियांग मेंकी ने चारों ओर देखा कि कई जहाज आ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेंज पीक द्वीप पर पहले से ही बहुत सारे लोग थे। स्ट्रेंज पीक द्वीप बहुत बड़ा नहीं था। भूभाग अपेक्षाकृत समतल था और वहां बहुत सारे पौधे नहीं थे। पूर्व की ओर लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई पहाड़ियां थीं, जिनकी ऊंचाई 30 मीटर से अधिक थी। दायां भाग समतल था। सबसे दूर दाएं भाग में मछली पकड़ने की जगह थी जहां लोग अक्सर आते थे। वहां एक 5 मंजिला इमारत भी थी जो मछली पकड़ने का क्लब था। समतल भूमि के बीच में एक ऊबड़ खाबड़ चट्टानी क्षेत्र था। तभी चट्टान के बीच में एक व्यक्ति खड़ा था जो अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे दूर के दृश्य को देख रहा था। चट्टानी भूमि के बाईं ओर, यानी पहाड़ी के नीचे, वहां अर्धचंद्राकार आकृति में बहुत से लोग खड़े थे। हर कोई प्रभावशाली था और ये देखा जा सकता था कि वे सभी महान मार्शल कलाकार थे। एक नज़र में कोई बता सकता था कि वहां 300 या 400 लोग थे। पहाड़ी के पीछे और भी लोग थे। वहां बहुत भीड़ थी और वहां लगभग 1000 लोग थे। लियांग हाओ और लियांग मेंकी के द्वीप पर पहुंचने और ऐसा दृश्य देखने के बाद वे काफी हद तक आरक्षित हो गए। यह एक भव्य आयोजन जैसा लग रहा है। लियांग हाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए चू हुई का नंबर डायल किया। उसका स्थान जानने के बाद वह लियांग मेंकी के साथ दाईं ओर चला गया और पीछे एक कोने में चू हुई को देखा। 6:30 बज रहे हैं। तुम थोड़ी देर से आए हो, चू हुई ने फुसफुसाया। तुम कब आए? लियांग मेंकी ने उत्सुकता से पूछा। मेरे माता पिता और मैं 5 बजे यहाँ पहुंचे। वे आगे हैं। चू हुई ने अपने मुंह से पहाड़ी के नीचे भीड़ की ओर इशारा किया। अब स्थिति क्या है? लियांग हाओ ने पूछा। स्थिति? वहां खड़ा आदमी हे किंगटियन है, चू हुई ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। वह पहले आया था, इसलिए ये लड़ाई अपरिहार्य है। वहां मास्टर होंग ने पहले बहुत अहंकार से कहा था कि उसका मालिक आज निश्चित रूप से जीतेगा। लियांग हाओ ने देखा और पाया कि मास्टर होंग के नेतृत्व में कई लोग मैदान के सबसे करीब थे। ज़ियाओ हुई, मैंने अभी ग्रैंड मास्टर फैंग नामक किसी व्यक्ति को देखा है। लियांग हाओ के बोलने से पहले ही मैदान के बीच में खड़े हे किंगटियन ने मुड़कर एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और जोर से कहा, भाई फैंग, आप भी यहाँ हैं? ग्रैंड मास्टर है। फैंग रुशान ने सिर हिलाया। कुछ चिंताएं उसकी आंखों में भर रही थीं जबकि वह कह रहा था, यहाँ आने के रास्ते में मैंने अनुमान लगाया था कि आज खून बहेगा। इसलिए आपके और निर्देशक लेई के बीच की लड़ाई पर पुनर्विचार किया जा सकता है। फैंग रुशान ने विनम्रता से बात की, लेकिन हे किंगटियन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, आज जो आदमी गिरेगा वह लेई त्यानन ही होगा। उसने मुझे बार बार कुछ भी करने से रोका है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि मैं काया हूं? ऐसा लगता है कि हांगकांग के निर्देशक को बदलने की जरूरत है। ये कहने के बाद उसने अपने सबसे बड़े शिष्य की ओर देखा। उसने सोचा कि युद्ध के बाद मास्टर होंग का नया नाम हो सकता है, डायरेक्टर होंग। फैंग रुशान ने जब ये शब्द सुने तो उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और चुप हो गया। बाद की लड़ाई के लिए उसने केवल इतना अनुमान लगाया कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से मरेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह विशिष्ट व्यक्ति कौन होगा। आखिरकार जब दो ग्रैंड मास्टर्स के बीच लड़ाई होती है तो ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उसके बारे में भविष्यवाणी करना उतना ही मुश्किल होता है। ऐसे लोग भी थे जिनका जीवन अप्रत्याशित था। पीछे बैठे लोगों ने उनकी बातचीत सुनी और तुरंत चर्चा करने लगे। लियांग हाओ ने भी चू हुई की ओर देखते हुए पूछा, अब कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं? अब 7 हैं, जिनमें हे किंगटियन शामिल हैं जो सूची में 17वें स्थान पर हैं, ग्रैंड मास्टर फैंग जो 16वें स्थान पर हैं, मास्टर होंग जो अभी सूची में नहीं है, ग्रैंड मास्टर मिंग काले रंग में है जो 29वें स्थान पर हैं, ग्रैंड मास्टर बाई जो सूची में अंतिम 50वें स्थान पर हैं, साथ ही पूर्व में महिला भी हैं। क्या आप उसे देख रहे हैं? वह 30 के दशक में लगती है। वह मुख्य भूमि से लिंगटियन तलवार संप्रदाय से ग्रैंड मास्टर लैन है। ऐसा लगता है कि उसका दर्जा काफी ऊंचा है और शुरुआत में हर कोई उसके साथ बहुत विनम्र था, चू हुई ने समझाया। बहुत सारे हैं। क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर्स के बारे में क्या? लियांग हाओ का चेहरा थोड़ा कांप उठा। क्यूई शक्ति के स्वामी? यहाँ कम से कम 100 लोग मौजूद हैं, चू हुई ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए उत्तर दिया। लियांग हाओ का मुंह थोड़ा कांप उठा और उसने आह भरते हुए कहा, क्यूई शक्ति के स्वामी, जो आम समय में बहुत कम दिखाई देते हैं, यहाँ बेकार हैं। हाँ, चू हुई ने हंसते हुए कहा, जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं भी काफी हैरान था। वे सभी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जब वे बाद में यहाँ से चले जाएंगे तो आपको सड़क पर इतनी आसानी से कोई नहीं मिलेगा। जब वे बात कर रहे थे, अचानक भीड़ में गर्मागर्म चर्चा शुरू हो गई। लियांग हाओ और अन्य लोगों ने उस दिशा में देखा जहां लोग बात कर रहे थे और फिर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि हरे रंग की पोशाक पहने एक लंबे बालों वाला आदमी पूर्व में समुद्र से कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था।
प्रत्येक कदम के साथ वह 10 मीटर से अधिक आगे बढ़ रहा था। सभी के ध्यान में वह आदमी समुद्र से उनकी ओर चल रहा था। वह काफी मजबूत दिख रहा था, उसकी त्वचा थोड़ी काली थी, चेहरा चौकोर था और आंखें बड़ी थीं। क्या वह डायरेक्टर लेई है? लियांग हाओ ने अपनी आंखें सिकोड़कर समुद्र की ओर देखा। ये देखकर कि वह आदमी कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, उसने आश्चर्य से पूछा, ऐसा नहीं लगता? चू हुई ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, मैंने अपने परिवार से सुना है कि डायरेक्टर लेई लगभग 190 सेमी लंबा है। तो वह कौन है? क्या वह कोई और महान गुरु है? भाई फेंग, वह आदमी जल्दी से आ गया। इधर उधर देखने के बाद उसने आखिरकार अपनी आंखें फेंग रुशान पर टिका दी और अपने सीने के सामने एक हाथ दूसरे हाथ में रखकर उसका अभिवादन किया। ग्रैंड मास्टर हे। फेंग रुशान ने थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये देखा जा सकता था कि वे अच्छे संबंध में थे। फिर हे किंगटियन ने उस आदमी को देखा और पूछने से पहले एक पल सोचा, क्या आप हे चेन हैं? हाँ। हे चेन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने ग्रैंड मास्टर हे और डायरेक्टर लेई के बीच लड़ाई के बारे में सुना है, इसलिए मैं देखने आया हूँ। मम्मा। हे किंगटियन ने सिर हिलाया और फिर नजरें फेर लीं। उन्हें बस थोड़ा सा अभिवादन करने की जरूरत थी, क्योंकि कोई भी उनके और डायरेक्टर लेई के बीच खुली लड़ाई देखने के लिए वहां मौजूद हो सकता था। हे चेन ने शब्द सुनने के बाद सिर हिलाया और फिर चुपचाप दूर दाईं ओर खड़ा हो गया। हालांकि पहाड़ी पर जब लियांग हाओ ने हे चेन का नाम सुना तो वह पहले तो स्तब्ध रह गया और फिर उसके हाव भाव में काफी बदलाव आया। उसकी आवाज लगभग बंद हो गई। ये वही है, क्या तुम उसे जानते हो? चू हुई ने जिज्ञासा से पूछा। मैंने उसके बारे में सुना है। वह सिंगापुर का एक प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर है। मैंने उसके बारे में सिर्फ बड़ों से सुना है। लियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अरे, आज वाकई आंखें खोलने वाली बात है, चू हुई ने कुछ भावनाओं के साथ कहा। वे वाकई बहुत प्रभावशाली लोग हैं। कई अमीर लोग सिर्फ पहाड़ी पर ही खड़े हो सकते हैं। चूंकि वह पारिवारिक व्यवसाय संभाल रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे वहां बैठने के योग्य होने से पहले कितने साल काम करना होगा। पहाड़ी के नीचे कई जगहों पर कई कुर्सियां थीं, जबकि जो लोग वहां बैठे थे वे सभी व्यापार जगत के प्रभावशाली लोग थे। चू हुई ईर्ष्यालु थी, लेकिन लियांग हाओ हिचकिचा रहा था। आखिरकार वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, बहन, चलो ग्रैंड मास्टर हे को नमस्ते कहते हैं। मम्मा, बॉस थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। क्या हमें? लियांग मेंकी ने धीरे से पूछा। मैंने भी यही सोचा था। लियांग हाओ ने लियांग मेंकी को वहां ले जाने से पहले सिर हिलाया। चू हुई पहले तो हैरान हुआ और फिर उनके पीछे चला गया। 5 मिनट बाद वे हे चेन के पीछे पहुंचे। ग्रैंड मास्टर हे, लियांग हाओ ने धीमी आवाज में अभिवादन किया। हे चेन ने मुड़कर उनकी ओर देखा। उन्होंने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, क्योंकि उन्हें परेशान होना पसंद नहीं था। मैं लियांग कबीले से लियांग हाओ हूँ, लियांग जिंग का सबसे बड़ा पोता। लियांग हाओ ने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि मेरे दादा और आप पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं नमस्ते कहने आया हूँ। मम्मा। हे चेन ने भौहें सिकोड़ना बंद किया और थोड़ा सिर हिलाया। आपके दादा ने पहले ही मुझसे आपका जिक्र किया था। आपकी क्षमता खराब नहीं है। आपको 2 साल या उससे भी कम समय में क्यूई स्ट्रेंथ को पार करने में सक्षम होना चाहिए। पफ। लियांग हाओ ने सांस छोड़ी और ग्रैंड मास्टर से बात करने से बहुत दबाव महसूस किया। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, ग्रैंड मास्टर है। ओह, ठीक है। अंत में लियांग हाओ कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। बस सीधे रहो, लड़की की तरह मत बनो, हे चेन ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। 5 ये मामला है, ग्रैंड मास्टर है, लियांग हाओ ने खुद को मजबूर करते हुए कहा। पूरा मामला मास्टर रणविजय की वजह से है न? वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और बाद में यहाँ आएंगे। मैंने उन्हें न आने की सलाह दी थी, लेकिन अगर वो वाकई यहाँ हैं तो क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? हे चेन उनकी बातों से दंग रह गए। 3 सेकंड चुप रहने के बाद उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सुनो बेटा, तुम्हारे दोस्त का यहाँ आना मौत को गले लगाने के समान है। अगर वो यहाँ है भी तो मैं उनकी मदद नहीं करूँगा, और मुझे लगता है कि मैं ग्रैंड मास्टर हे के बराबर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। लियांग हाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए पाया कि उसने इसे हल्के में लिया था। जब वो मुड़ने और जाने वाला था तो हे चेन ने कहा, बस यहाँ लड़ाई देखो, करीब से देखो, ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। हाँ, धन्यवाद ग्रैंड मास्टर हे। लियांग हाओ और बाकी लोग रुक गए। वे चुपचाप उसके पीछे खड़े हो गए। 1 मिनट से ज्यादा नहीं बीता था कि अचानक मैदान में सनसनी फैल गई। वह यहाँ है। हे चेन हैरान हो गया और उसने पश्चिम की ओर देखा। उसने पश्चिम से उड़ती हुई एक आकृति देखी और सिर्फ 20 सेकंड में वह चट्टानी जमीन पर पहुंच गया, जो 33 मीटर दूर हे किंगटियन के विपरीत दिशा में खड़ी थी। वह डायरेक्टर लेई होना चाहिए, चू हुई ने उसे धीमी आवाज में याद दिलाया। लियांग हाओ ने उसे ध्यान से देखा। उसने देखा कि डायरेक्टर लेई लगभग 190 सेमी लंबा और बहुत मजबूत था। उसने एक बड़ा टैंक सूट पहना हुआ था। वह और हे किंगटियन एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच टकराव एक भयंकर ऊर्जा में बदल गया था और हवा में फैल गया था। सभी लोगों ने अनजाने में अपने मुंह बंद कर लिए और अपनी सांस रोक ली। लेई तियाननान। हे किंगटियन ने अचानक अपना मुंह खोला और ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकता हूँ।
वापस जाओ, ऐसा लगता है कि तुमने सफलता नहीं पाई है। अपने बाएं हाथ को कमर पर रखते हुए लेई तियानन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंचे हो। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत किसने दी? स्विश। ऐसा कहने के बाद लेई तियानन ने अचानक अपना दाहिना हाथ अपनी कमर पर ले गया, जहां एक चमकदार मुलायम तलवार निकली हुई थी। तभी लिंक्टियन तलवार संप्रदाय की ग्रैंड मास्टर लैन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये मुलायम तलवार स्वर्ग चरण का खजाना है, आत्महत्या करने वाली तलवार जो बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है कि तुम मरने के लिए दृढ़ निश्चयी हो। हे किंगटियन का चेहरा काला पड़ गया। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने चरम यिन स्थान पर निजी तौर पर अभ्यास करते समय क्या सीखा है। यह एक विलुप्त कुंफू है, नौ छाया कौशल। उसके बाद हे किंगटियन की हथेलियां हिलने लगीं। स्विश स्विश स्विश। अचानक उसकी आकृति 2 भागों में विभाजित हो गई, फिर 3 भागों में विभाजित हो गई और अंततः 9 भागों में विभाजित हो गई, जिससे लेई तियानन के चारों ओर एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा बन गया। ये देखने के बाद वहां अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए गए कई लोगों की आंखें चौंधिया गईं। प्रतिकृति, ये बहुत ज्यादा है। हालांकि मार्शल आर्ट की दुनिया में कई लोग इसके अभ्यस्त हो चुके थे, क्योंकि इसे कहीं ज्यादा रहस्यमय कई कौशल थे और यह बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं था। लेकिन मौजूद सभी वुदाओ ग्रैंड मास्टर्स ने भौहें सिकोड़ी। सामान्य प्रतिकृति कौशल के साथ वे अपनी गंध की गहरी भावना का उपयोग करके बता सकते थे कि क्या असली है और क्या नकली। लेकिन उन्हें लगा कि उनके सामने मौजूद 9 आकृतियों में बहुत ऊर्जा थी, मानो वे सभी असली शरीर हों। ये काफी असाधारण था। लेई तियानन हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हे किंगटियन ने ऐसा कौशल सीखा होगा। ये कहा जा सकता है कि मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांस रोक ली थी जब 2 ग्रैंड मास्टर्स के बीच महान युद्ध शुरू होने वाला था। अचानक दूसरी तरफ क्लब से 2 आकृतियां आईं। उन्होंने कैजुअल कपड़े पहने थे। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि एक लंबा और सुंदर लड़का था और दूसरी एक खूबसूरत महिला थी, जिसकी 2 लंबी टांगें आकर्षक थीं। ऐसा लग रहा था कि वे वहां यात्रा कर रहे थे और टहल रहे थे। साइट, उनमें क्या गड़बड़ है? क्या उन्हें नहीं पता कि यहाँ एक बड़ी लड़ाई चल रही है? बहुत से लोग भ्रमित थे। धीरे धीरे चर्चा तेज होती गई। उपस्थित कई ग्रैंड मास्टर्स ने भी देखा। लेई तियानन आश्चर्यचकित था और उसका चेहरा काला पड़ गया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मत आना। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? ऐसा लगता है कि हे किंगटियन अब मुझे हरा सकता है। अगर मास्टर होंग भी कार्रवाई करते हैं तो वे। ये सोचकर लेई तियानन उदास हो गया। जो लोग चीजों को स्पष्ट रूप से देख रहे थे वे भी चौंक गए। अरे नहीं, बॉस वास्तव में यहाँ है। ग्रैंड मास्टर है, क्या आप हम पर एक एहसान कर सकते हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ, लियांग मेंगकी ने विनती की। ग्रैंड मास्टर है, कृपया इस बार हमारी मदद करें। मैं इसे ध्यान में रखूंगा और बाद में आपको चुका दूंगा। मैं नहीं कर सकता। मैं हे किंगटियन का मुकाबला नहीं कर सकता। चूंकि वे यहाँ हैं, मुझे लगता है कि वे मरने के लिए दृढ़ हैं। कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता, हे चेन ने धीरे से कहा। उसे उस मास्टर अनन्या से थोड़ी भी ऊर्जा महसूस नहीं हुई। तभी हे किंगटियन ने अपने अन्य आकृतियों को वापस ले लिया। उसने उस तरफ देखा और लड़ाई बंद कर दी। सबकी नजरों के सामने वे दोनों हाथ में हाथ डाले बातें करते हुए वहां चले गए। वे क्या इरादा रखते हैं? सबको लगा कि यह पता लगाना बहुत मुश्किल था। मास्टर होंग भी इस बात से नाराज थे। वह आगे बढ़ा और गुस्से में चिल्लाया, मास्टर, वह मास्टर मेहरा है। आंख के बदले आंख, मैं उन्हें मार डालूंगा। मैं उनके सिर और खून का इस्तेमाल स्वर्ग में यूनिफेई की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए, खासकर लेई तियानन, जिसका चेहरा काला पड़ गया था। उसकी आंखों से जटिल भावनाएं व्यक्त हो रही थीं और उसने गहरी सांस ली। लेकिन अगले ही पल एक शांत आवाज सुनाई दी, बहुत शोर है। अचानक उस आदमी ने अपनी दाहिनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया। अगले ही पल पफ, मास्टर होंग के लिए जो वहां पर टहल रहे थे, एक प्रसिद्ध वुदाओ ग्रैंड मास्टर, उसके पूरे शरीर से खूनी धुंध फूट पड़ी। वह शक्तिहीन हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस फूल रही थी। उस पल लगभग सभी लोगों ने अपनी आंखें गोल कर लीं। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हर कोई आश्चर्य से कांप उठा।